ठीक है, वो 20% होना चाहिए। और आपका जो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, कम्युनिकेशन, पीपल स्किल्स, कस्टमर सर्विसेज, ये आपके 80% होनी चाहिए। यू विल गेट सक्सेस बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। खाली फाइवर या खाली वो फोटोशॉप सीखने से आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली। क्यों? कि टेक्नोलॉजी का सिर्फ काम इतना है, फाइबर का, फेसबुक का, यूट्यूब का, कि वहां वो कस्टमर तक आपको एक्सेस दे देगा, वो लोगों तक आपको एक्सेस देगा। अब वहां से कौन लेके देगा? वो टेक्नोलॉजी नहीं लेकर देगी, वो आपकी फाइबर की वेबसाइट नहीं लेकर देगी, वो आपकी कम्युनिकेशन लेकर देगी। आपका उनके साथ लिंक, बिजनेस जो डेवलप होगा वो आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर होगा। तो तीन बातें आप याद रखिएगा। एक आपका प्लेटफॉर्म है, फाइबर है, एक आपका स्किल है, और एक आपकी कम्युनिकेशन है। अब आपका प्लेटफॉर्म चेंज हो सकता है, आप फाइबर से अपवर्क पे जा सकते हैं, आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, आप किसी और टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप स्किल अपना चेंज कर सकते हैं। स्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी से काम करवा सकते हैं। लेकिन ओनली थिंग दैट इज, जो चेंज नहीं हो सकती, जिसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते, दैट इज कम्युनिकेशन। गॉट इट? अच्छा, अब यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब आपने डेफिनेटली आप में से ज्यादातर मेरे ख्याल में वही लोग होंगे जिन्होंने एसीटी से यहाँ से कोर्स किया होगा, इसका महीना 1.5 महीना आपने लगाया होगा, 2 महीने लगाए होंगे। ठीक है, क्या आप समझते हैं कि ये जो आपने टाइम लगा दिया, दैट्स इनफ? अब आप सारी जिंदगी इसके बिहाफ पे कमाते रहेंगे? क्या आपको पता है, या आपने कोई इंटरव्यू सुना है जो इस वक्त करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, आपके टॉप फ्रीलांसर? लाजमी सुना करें उनको। क्या उन्होंने सीखना छोड़ दिया कि आप ज्यादा सीख रहे हैं? अब वो पहले से ज्यादा सीख रहे हैं। ठीक है, आपको बिलाल साहब पढ़ा रहे हैं, इन्होंने सैकड़ों बैचेस पढ़ा लिए हैं, इन्होंने अपने कितने ऑर्डर्स क्या कर लिया है। ठीक है, इनसे पूछिएगा कि क्या वो अब इन्होंने सीखना छोड़ दिया, बल्कि वो डेली बेसिस पर वो सीख रहे हैं। क्या मैंने सीखना छोड़ दिया? मैं डेली बेसिस सीख रहा हूं। तो भाई जितना आपको उतना ज्यादा सीखना पड़ेगा और उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक और चीज समझे, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पाकिस्तान की टीम है, कोई भी टीम है, अब आप मुझे बताएं कि वो मैच ज्यादा खेलते हैं या प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं? तो डेफिनेटली मैचेस तो कभी कभार सीरियस होगी, मैच होगा, लेकिन प्रैक्टिस उनकी डेली हो रही होती। जो डेली प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो डेली काम नहीं करेगा, वो उस फील्ड के अंदर सर्वाइव नहीं करेगा, दूसरा आ जाएगा, वो फारग हो जाएगा। आर्मी फोर्सेस हैं, अब वो जंग ज्यादा करते हैं या प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं? तो डेफिनेटली जंग तो कभी कभार होगी, झड़प हो जाएगी मेरे हाल में। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके दौर में शायद कोई मेन बड़ी जंग हुई नहीं होगी, हमने देखी नहीं है। ठीक है, कारगिल में एक छोटा सा वाकया देखा होगा। तो इतने सालों से, पिछले 20 25 30 सालों से, 40 सालों से कोई जंग ही नहीं हुई। लेकिन क्या उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी? क्या उन्होंने मशकें छोड़ दी? क्या उन्होंने रोजाना परेड छोड़ दी? वो रोजाना प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो रोजाना मतलब कि वो चीजें कर रहे हैं। एक स्विमर है, उसके कोई महीने बाद, 2 महीने बाद कंपटीशन आएगा, लेकिन वो डेली बेसिस पे 5 6 घंटे, 5 6 घंटे, 8 घंटे डेली प्रैक्टिस करेगा, फिर जाके वो इंटरनेशनल लेवल का चैंपियन बनता है। तो हम समझते हैं कि हमने बस एक कोर्स कर लिया है। भाई वो जो इस फील्ड में जाते हैं, वो सालों लगाते हैं, वो एमफिल करते हैं, वो आगे चलते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, वो नई कोर्सेज करते हैं, वो डेली टाइम देते हैं। हम कहते हैं बस जिस दिन कस्टमर का ऑर्डर आएगा उसी के ऊपर तजर्बा करेंगे। हम कहते हैं कि बस जो रिक्वेस्ट हमने कस्टमर को भेजनी है वही वाली लिखेंगे, और हम कहते हैं कि इससे हमें रिजल्ट मिल जाए और हम करोड़ों रुपया कमा लें। तो ये डेफिनेटली ये वो एक दुनिया का जो कानून है, सिस्टम है, उसके ही अगेंस्ट है। इससे हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला। गुड इट? तो लिहाजा आपसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि अब जिसने संजीदगी के साथ ये काम करना है, वो अपने एक टाइम फ्रेम बना ले कि रोजाना 2 घंटे 3 घंटे मैंने इस पे सर खपाना है, चीजें सीखनी है, मैंने प्रैक्टिस करनी है, मैंने इसको टाइम देना है। और दूसरी बात ये कर ले कि उसका एक कोर्स खत्म हो तो उससे रेलेवेंट अगला शुरू कर ले, उससे रेलेवेंट अगला शुरू कर ले। वो टाइम फिक्स कर ले कि ये घंटा मैंने, 1.5 घंटा डेली मैंने सिर्फ अपनी लर्निंग पे लगाना है। बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नेट पे मिल जाएगा सीखने के लिए। और जहां पे थोड़ी बहुत इन्वेस्ट भी करनी पड़ती है, वो इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आप देखिए, कहेंगे जी 4 माह से कोई ऑर्डर नहीं आया। ओ भाई, 4 माह अगर आपने वाकई वो स्किल सीख के वो किया होता, तो आपने 20 ऑर्डर ही किए होते। ठीक है,
अगर आपने 20 ऑर्डर ही किए होते तो आप पता नहीं कितने हजार रुपए आप उस पे कमा चुके होते। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर लाजमी है। आप गाड़ी लेंगे, कोई चीज लेंगे, उसकी मेंटेनेंस चीजें रखेंगे साथ, इन्वेस्ट करते रहेंगे तो वो आपको कमा के देती रहेगी। आप छोड़ देंगे, बैठ जाएं और खुद ब खुद चीजें होना शुरू हो जाएं, तो ऐसा जिंदगी में ना किसी और आपके साथ कभी जिंदगी के साथ हुआ है, ना आपके साथ होना है, ना हमारे साथ हुआ है। हम रोजाना सीख रहे हैं, हम रोजाना नई चीजें आ रही हैं, रोजाना टेक्नोलॉजी बदल रही है, रोजाना चीजें अपडेट हो रही हैं, हम सीख रहे हैं और सीखते हैं और सीख के आप आपके साथ आके शेयर करते हैं। ये नहीं है कि बहुत आती हैं चीजें और अपडेट हो जाती हैं, ऐसी नहीं है, ये आपको करनी पड़ती है। एनी हो, अब जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, पहली स्लाइड हम देखेंगे कि हमने जो है वो पीपल स्किल जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उन पीपल स्किल्स के अंदर हम बात करेंगे कि वो स्किल जिनके लिए आपको लोगों को ऑपरेट करना है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये स्किल ऑपरेट करने वाले सीखेंगे तो किसी भी बिजनेस में आपको कामयाबी मिल जाएगी। ये नहीं सीखेंगे तो कहीं पे कामयाबी नहीं मिलने वाली। मामला ठीक हो जाएंगे, आपके जो रिलेशंस लोगों के साथ अच्छे हो जाएंगे, के आपका जो नेटवर्क है वो बढ़ता जाएगा, आपकी जो पब्लिक के साथ जो डीलिंग है वो अच्छी होती जाएगी, आपका बिजनेस अच्छा होता जाएगा। अब पीपल स्किल्स के अंदर कौन स्किल्स आते हैं, यानी पीपल स्किल्स जो है वो 85% रोल प्ले करते हैं आपकी सक्सेस के अंदर, अकॉर्डिंग टू रिसर्च। ठीक है जी, कि 85% आपकी कामयाबी people के ऊपर है। आप जो कस्टमर सर्विस, ये सारी चीजें उसका हिस्सा हैं, और ये एक वाइड टर्म है पीपल स्किल्स। आगे जो कम्युनिकेशन है, कस्टमर, ये सारा उसका हिस्सा है। अगर आप देखें पीसी वालों के पास जाएंगे तो उनके पास पीपल स्किल्स हैं। पे एक गली मोहल्ले के और उसके पास पीपल स्किल नहीं है, इसलिए वो 20-25 का कप बेच रहा है और वो 500 का बेच रहे हैं। इसको थोड़ी सी कंप्लेन होगी तो एक दूसरे का सर फाड़ देंगे। वहां पे आपकी कंप्लेन होगी, आपको कोई जो है वो बेनिफिट भी नहीं मिले देंगे वो, लेकिन आपको सेटिस्फाई देंगे क्योंकि दे हैव गॉट पीपल स्किल्स। अब पीपल स्किल्स के अंदर टॉप पे क्या आता है जी, कम्युनिकेशन। इस पे हम बात करने जा रहे हैं आज। उसके बाद आता है जी एम्पैथी। ये चीजें वो हैं जो आपको क्लाइंट के साथ डीलिंग हैंडलिंग में हर हाल में चाहिए, और इनको आपने वक्त के साथ साथ आपने इंप्रूव करना है। सिंपैथी क्या होता है, एक होता है सिंपैथी। सिंपैथी होता है किसी के साथ हमदर्दी दिखाना, और एम्पैथी होता है कि अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखना। ठीक है, एक कस्टमर फंसा हुआ है और वो उसके पास टाइम है, उस आपने काम ठीक नहीं किया, आपने कोई गलती की है, तो वो अब कंप्लेन कर रहा है और आप उस पर चढ़ाई कर दें। कोई आके आपके साथ शिकवा कर रहा है, एक बंदा जब आपसे शिकवा करने आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपसे हर्ट हुआ है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, वो आपको मतलब कि उस जगह पे नहीं देख रहा जहां पैर पहले देख रहा था। अब आप देखें कि वो कंप्लेन लेके आया कि उसका मसला हल हो, लेकिन हम उसके ऊपर चढ़ाई करके उसकी उस कंप्लेन को 10% से उठा के 90 पे बैठा देते हैं। उसको कोई मसला था तो हम उसको डांट डपट के उसके साथ मुकाबला करके उसको कहां से कहां ले जाते हैं। तो एम्पैथी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें आप अपने फैसला करने से पहले अपने आप को उस बंदे की जगह पे रखें कि इसकी जगह पे मैं होता तो मैं क्या सोचता। मिसाल के तौर पर आपके पास किसी के राज हैं, आप वो उसको परेशानी है कि वो आपके राज जो है वो आप उसकी शेयर कर देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, वो आपकी मिन्नतें कर रहा है, आप आगे से एंजॉय कर रहे हैं, आप कहते हैं नहीं भाई अब तो ये होगा जी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इसकी जगह पे मैं हूं और मेरे राज इसके हाथ में हैं और ये शेयर करना चाह रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी क्या कैफियत होगी। तो जब आप किसी भी मामले में अपने आप को फरीक जो दूसरा है उसके जगह पे रख के सोचते हैं कि अगर मेरे साथ ये हो रहा हो तो मैं क्या करूंगा, तो आपको यकीनन फैसला करने में आसानी होगी कि आप ज्यादती नहीं करेंगे। ठीक है, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इसका मतलब ये होता है कि जो ये नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में या फैमिलीज में या पढ़े लिखे लोगों में मसले नहीं आते, मसले हर जगह आते हैं, हर जगह चैलेंजेस आते हैं। ये अलग बात है कि एक काम में कहीं ज्यादा है। अब मसला आना इश्यू नहीं है, उसको हैंडल कैसे करना ये इशू है। जहां जो जज्बाती लोग होते हैं, जो इमोशनल लोग होते हैं, जो अनट्रेन्ड लोग होते हैं, जिनके पास पीपल स्किल नहीं होते, वो हर चीज ताकत से करने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटे से मसले को भड़काते हैं, भड़का के वो कहां से कहां बना के लाखों करोड़ों का नुकसान कर बैठते हैं। क्लाइंट ने थोड़ा सा मिसबिहेव किया, उसके साथ मुकाबला किया, उसके साथ जनाब करके उसने आपको रेटिंग भी गलत कर दी, उसने आपको जो है वो उस चीज से भी बाहर कर दिया, उन पैसों से भी महरूम कर दिया। वो कहते हैं बस $5 के पीछे मैं इसका मुलाजिम बन जाऊं। भाई $5 की बात नहीं है, एक तो पहले इंसानियत की बात है, इखलाक की बात है, किरदार की बात है। उसके बाद अगर वो आपका परमानेंट क्लाइंट होता तो वो जिंदगी में आपको 500, 5,000, $5 लाख आपको देता, आपसे कितना काम करवाता। कभी किसी क्लाइंट को कम ना समझे, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये फन के भाई उनको रिजोल्व कैसे करना है, रिजोल्व करने के लिए
आपको जिन चीजों की जरूरत है, कम्युनिकेशन की जरूरत है, आपको एम्पैथी की जरूरत है, आपको अच्छे अखलाक की जरूरत है, आपको सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। एक बात इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, जिंदगी में नुकसान बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन अपने रिलेशन ना किसी से खराब कीजिएगा। हमेशा अपने रिलेशन को तरजीह दें, वक्ती नुकसान बर्दाश्त कर लें, और नुकसान भी नफे में बदल जाएगा अगर वो रिलेशन ठीक रहेगा। लेकिन वो रिलेशन खराब कर बैठेंगे तो वहां से सारी जिंदगी नुकसान उठाते रहेंगे। यानी कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो आपके एनिमीज हैं, आपके लिए मसाइल खड़े करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं। अब आपने कितने लोग अपने दुश्मन खड़े की लाइन में खड़े करने और कितने अपने सिपाहियों की लाइन में खड़े करने, ये आप पे डिपेंड करता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। लिहाजा अगर कोई भी दुश्मन की लाइन में खड़ा है तो कुछ भी करना पड़े उसको उठा के अपना सिपाही बनाए, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। क्योंकि मैं अक्सर जुमला बोलता रहता हूँ कि हर इंसान आपका बैंक अकाउंट है, उसमें जो डालेंगे वो प्रॉफिट समेत आपको मिलेगा। उसके बाद है जी पेशेंस है। पेशेंस क्या होता है जी? यानी पेशेंस सब्र को कहते हैं। जो बिजनेस जो लोग करना चाहते हैं, जो किसी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, पीक पे जाना चाहते हैं, उनके पास जो सबसे बड़ा स्किल होना चाहिए वो पेशेंस होना चाहिए, वो सब्र होना चाहिए। रातों रात वाले, शॉर्टकट वाले, फौरन रिजल्ट वाले, जो रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई और काम शुरू कर दिया, ये नाकाम तरीन लोगों की निशानी है। पेशेंस से मुराद है कि कई कई माह तक, साल तक आपको इंतजार करना है और अपने आप को, उस कमियों को दूर करना है, अपनी हर कोशिश को जारी रखना है। रिजल्ट ना आने के बावजूद उम्मीद के साथ आपने अपने आप को आगे लेके चलना है। और कहीं से कोई गड़बड़ हो जाती है तो फिर वहां पे आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है तो वहां पेशेंस नहीं, वहां टॉलरेंस चाहिए। यानी टॉलरेंस से मतलब ये है कि आपने अपनी जो है वो बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाना है इस फील्ड के अंदर या कारोबार के अंदर। आपके साथ रोजाना मिसहैप्स होंगे, आपके साथ रोजाना मिसबिहेव होंगे, क्योंकि नए लोग आएंगे, बड़े बड़े मसले आएंगे। तो एक चीज है कि अपने जज्बात का इजहार करके सब खत्म कर दें, और दूसरी चीज क्या है कि अपने टॉलरेंस के साथ, बर्दाश्त के साथ आप अपने आप को चलाएं। तो पेशेंस यानी इंतजार, सब्र के साथ इंतजार करना, और टॉलरेंस जब मिसबिहेव हो जाए तो उसमें भी साबित कदम रहना। यानी कोई आपको ऑपरेट करके नेगेटिव ना कर सके, कोई आपके चेहरे की स्माइल ना छीन सके, कोई आपके पोलाइट और अच्छे वर्ड जो आपको सिखाए जा रहे हैं वो आपसे छीन के उसकी जगह नेगेटिव वर्ड ना दे सके। इतनी कुव्वत आपके ऊपर होनी चाहिए, इतनी ताकत आपके ऊपर होनी चाहिए। आप में से अगर किसी ने, ये रमजान के टॉपिक पे मैंने एक सेशन किया था, उसमें मैंने बात की थी रूहानियत की जो 7 निशानी है, उसके अंदर यही मेन चीज मैंने बात की थी कि ये रूहानी कमजोरी की निशानी होती है। गुस्सा करना, चुगली करना, गीबत करना, नफरत करना, हसद करना, मुकाबला करना, ये सारे नफसानी चीजें, नफ्स के मामलात हैं। जब हमारे काबू में नफ्स नहीं होता तो ये सारी हरकतें हमसे करवाता है। ये आप समझ लें कि एक नफसानी तौर पर, रूहानी तौर पर कमजोर बंदे की निशानी है, एक ताकतवर बंदा नहीं है। ताकतवर तो वो है जिसको अपने नफ्स से काबू है, और ये छोटी छोटी चीजों में भड़कने वाला ना हो, जज्बात में आने वाला ना हो, साबित कदम रहे और खामोश रहे, और उसके फैसले वही हों, हालात कोई भी हों, हालात उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। उसके बाद फन होता है जी टीम बिल्डिंग का, कि आपने टीम को कैसे बनाना है और कैसे चलाना है। टीम बिल्डिंग के लिए सबसे पहले तो आपको लीडर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो आपके पास कम्युनिकेशन उसमें सबसे पहला रोल करेगी। उसके बाद ये जो बातें ऊपर आपको बताई हैं, पेशेंस है, टॉलरेंस है, एम्पैथी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, ये सारी चीजें मिलकर आपको बनाएंगी। एंड देन लास्ट वन इज पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड ये होता है कि आपके अंदर से जब भी कोई नेगेटिव निकला तो समझ लें वो तीर निकल गया है। अब वो जिसको हिट करेगा उसको जख्मी करेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। जब भी आपके मुंह से कोई नेगेटिव चीज निकली, नेगेटिव बिहेव निकला, वो समझ लें कि आपकी जिंदगी का जो टाइम था, हिस्सा था, उसका आपका नुकसान करके ही जाएगा। वो किसी ना किसी सूरत में वो जहर प्रॉफिट्स में वापस आपके अंदर आएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो जहर से निकलता है और जिसको पबजी वो खेल आपने रहे जहर जवाब में आपको देगा। ठीक है जी। तो आपके अंदर से सिर्फ जो है वो पॉजिटिव चीजें जानी चाहिए। और वो पॉजिटिव कैसे जाती हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ही ये है कि जब आपको अपने ऊपर इतनी कमांड आ जाए कि आपके अंदर से नेगेटिव चीजें बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, नफ्स कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसको रोक के सिर्फ पॉजिटिव आकर डिलीवर करें। तो ये एक एक्टिविटी है, ये एक फन है, ये भी हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर। एनी हो, ये वो पीपल स्किल्स हैं जो आपको चाहिए। इसमें आप खुद अपनी रेटिंग कर लें कि कम्युनिकेशन 10 में से कितने नंबर है, एम्पैथी 10 में से कितने नंबर है, कॉन्फ्लिक्ट कितने हैं, पेशेंस कितने हैं, टॉलरेंस कितने हैं, टीम बिल्डिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके बाद टोटल कर लें। अगर टोटल आपका 30% बन रहा है तो इसका मतलब है पीपल स्किल्स 30% है, इसको आपको 70-80 पे लेके जाना मिनिमम।
अगर कोई 10% पे है तो वो सोचे भी ना कि वो उसने आगे कामयाब होना है। तो कोई चीज मुश्किल नहीं है, सीखना आपका काम है। इन चीजों के ऊपर आप कमांड करते जाएं, आपको ऑर्डर भी मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके क्लाइंट भी सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो बातें सारी मैं बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन पे गए नहीं, मेन की आपके पास है नहीं, उसके ऊपर आप काम करने के इंटरेस्ट नहीं रखते और फिर भी उम्मीद रखते हैं कि दड़ा दड़ा ऑर्डर आएंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं होगा। आप उनसे को सुने जिन्होंने हजारों ऑर्डर्स किए हैं और टॉप लेवल के ऊपर काम किया, करोड़ों कमाया है, उनको सुने, तो उनसे यही बातें आपको मिलेंगी जो मैं कह रहा हूँ। वो इसी कम्युनिकेशन की, इसी कस्टमर सर्विसेज की, इन्हीं चीजों की बात करेंगे जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो टॉप लेवल पे पाकिस्तान में और दुनिया के अंदर है। तो वो कहेंगे कि हमारी कामयाबी की वजह ये है। जब वजह ये है तो उस वजह को छोड़ के आप नए तरीके से कामयाब होना चाहें तो ऐसा नहीं है। हम फौरन दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं कि उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, कस्टमर ठीक नहीं है, वेबसाइट ठीक नहीं है, सिखाया ठीक नहीं है। तो हम ये नहीं देखते कि क्या मैंने अपनी कमी पूरी कर ली है। तो सबसे पहले किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले ये अपनी ये चीजें पूरी करें, उसके बाद फिर आगे वाला मामला होगा। जी नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और हम बात करते हैं आपकी जिंदगी के अंदर जो बेसिकली आपका जो कस्टमर है, ठीक है, उसका क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंट है। अब जरा ये बड़ी गौर से समझिएगा। अ कस्टमर इज एनीवन हु रिसीव्स अ प्रोडक्ट आइदर अ गुड और सर्विस from an organization. In most situation the customer will have to pay to obtain the product, but this is not always the case. यानी कस्टमर वो है जिसने कोई प्रोडक्ट, कोई गुड, कोई चीज आपने देनी है। कस्टमर जनरली आपने जिसको बेनिफिट देना और जिससे बेनिफिट लेना है। अच्छा, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा कि आपकी जिंदगी के अंदर कस्टमर की कितनी इंपॉर्टेंस है। याद रखिएगा कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपका जो बॉस है वो आपको सैलरी दे रहा है और उस बॉस के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, आप उसके लिए जो ही आएगा बॉस आप उसको देख के उठ जाएंगे, स्माइल करेंगे, उसकी हर बात मानेंगे, उसकी डांट बर्दाश्त करेंगे, उसके नखरे बर्दाश्त करेंगे, उसके ऑर्डर बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको सैलरी देता है, वो आपको पैसे देता है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वो सैलरी नहीं देगा, आपकी प्रमोशन नहीं होगी, दिस एंड दैट। गॉट इट। अब याद रखिएगा कि बॉस अपनी जेब से नहीं देता, बॉस आपको लेकर देता है कस्टमर से। आपका और बॉस का जो घर का खर्चा चल रहा है वो कौन चलाता है? वो कस्टमर चलाता है। आपके घर का जो किराया जाता है वो कौन देता है? वो कस्टमर देता है। आपकी गाड़ी बाइक में जो पेट्रोल डलता है उसके लिए खर्चा आपका कस्टमर देता है। आपका कोई बीमार होता है, आप बीमार आते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका जो खर्चा है वो कस्टमर देता है। आपके घर में शादी होती है, उसका खर्चा कस्टमर देता है। आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका खर्चा कस्टमर दे रहा है। आप बच्चों के लिए आइसक्रीम, कैंडी, चॉकलेट लेके जा रहे हैं, वो कस्टमर दे रहे हैं। ठीक है। सो मींस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ इज योर कस्टमर। आप जो कुछ भी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर कस्टमर, अपने कस्टमर की वजह से हैं आप जो कुछ भी है जिंदगी के अंदर। गॉट इट। सो बॉस जो आपका है वो सेकेंडरी चीज है। जब उसके पास कंपनी में कस्टमर ने आना छोड़ दिया, कस्टमर खत्म हो गया, तो बॉस भी खत्म, कंपनी भी खत्म, उसके बाद वो जेब से आपको नहीं देगा। तो आपको अपनी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जो देनी है वो उस बंदे को देनी है, कस्टमर। अब आप चाह रहे हैं आपका घर अच्छा हो, आपके बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से परवरिश पाएं, आपकी मेडिकल अच्छी, सारी चीजें अच्छी हों। आप जितना अच्छा चाह रहे हैं अपनी फैमिली को, जितना आगे चाहना चाह रहे हैं, उतने अच्छे और ज्यादा कस्टमर आपकी जिंदगी में होने चाहिए। आपकी जिंदगी की कामयाबी का दारोमदार आपके कस्टमर के ऊपर है। आपकी जिंदगी में कोई कस्टमर नहीं है, जिनकी जिंदगी में कोई कस्टमर नहीं है वो भीख मांगते हैं, वो किसी पुल के नीचे पड़े होते हैं। और जिनकी जिंदगी में चंद एक कस्टमर्स हैं वो जिंदगी में गुजारा कर रहे हैं। जिनकी जिंदगी में थोड़े ज्यादा कस्टमर्स हैं वो एक जनरल नॉर्मल लेवल की जिंदगी गुजार रहे हैं। और जिनके कस्टमर्स की तादाद बहुत ज्यादा है वो एक पूरा साज जिंदगी गुजार रहे हैं। अब आपने क्या करना है? फोकस दोबारा समझ लें कि अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए आपने अपने कस्टमर को बढ़ाना, और जिंदगी में कभी एक भी कस्टमर आपका टूटना नहीं चाहिए। ठीक है। एडवर्ड बुफे, शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना हो, ये रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड रहा है और अभी भी जो दुनिया के अमीर तीन लोग हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जो जेट जहाजों की कंपनी है वो भी इसकी है, उसमें शामिल है ये बंदा। ठीक है। और ये एक वक्त था कि ये गली मोहल्ले में ये प्लास्टिक की जो है वो एंटें और वो गड़ियां और इस तरह की चीजें बेचता था, मजदूरी करता था। ठीक है। अब वो क्या करता है, अब वो इस वक्त क्या है जी, वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बना, लेकिन वो सिर्फ साल में 2 मीटिंग्स करता है अपने स्टाफ के साथ। पहली मीटिंग में वो उनको असाइन करता है टास्क और साथ 2 रूल्स उनको देता है कि ये 2 रूल याद रखना, इनको कभी ना भूलना। पहला क्या है जी, कि हमारा कोई स्टेक होल्डर, कोई कस्टमर टूटना नहीं चाहिए। कुछ भी करो उसके लिए, ये करो, वो करो, प्लानिंग करो, इन्वेस्टी करो, वो कहानियां नहीं सुनाता। वो कहता है वो जो तुम्हारा
काम है, बस कस्टमर को ही टूटना नहीं चाहिए, पहली बात है। और दूसरी बात कि कुछ भी हो जाए, पहला रूल तुमने नहीं भूलना, बस ये रूल उनको देता है, और साल बाद इसकी रिपोर्ट लेता है तो रिचेस्ट पर्सन। सो आपकी जिंदगी, आपके रिश्तेदारों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी जो है वो कस्टमर की है। लिहाजा अब कस्टमर क्या है ये मैंने आपको बता दिया, और कितना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम वैल्यू ही नहीं देते, जिसको हम किसी खाते में नहीं देते। हम जनाब वो प्रोडक्ट उसके आगे फेंक के उसको गालियां दे के हम समझे बस दिस एंड दैट, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब आपने क्या करना है, दो वर्ड याद रखिएगा कि सबसे पहले जिसके कस्टमर ज्यादा हैं वो कामयाब है, और कस्टमर को अपने साथ अटैच रखने के लिए आपने क्या करना है, वो भी दो वर्ड याद रख लें, नोट कर लें, और वो जिंदगी में नहीं भूलना। दैट इज कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि आपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है। अब आपका कस्टमर जितना सेटिस्फाई रहेगा आपसे, ठीक है, वो खुद भी अटैच रहेगा और कई लोग लेकर आएगा। और जो कस्टमर आपका सेटिस्फाई नहीं है आपसे, आप नहीं आगे चल सकते। अब कस्टमर को सेटिस्फाई रखने के लिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जी, कि हमने जो है जो जो कंपनी के अंदर जो जो चीजें हमने करनी है और आगे चलना है, कि ये वही चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कस्टमर पे डिपेंड करती है, और कस्टमर के बगैर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। तो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना है। आज से पहला काम आपने जो करना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, वो ये कि ये जो प्रायोरिटी आपने रखा हुआ था कि मैंने डॉलर कमाने, मैंने पैसे कमाने, मैंने ये चीजें करनी है, इसको क्रॉस कर दें, इसको नंबर 2 पे ले आए। प्रायोरिटी के ऊपर सिर्फ एक लफ्ज लिख लें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बस आपका काम है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, और उसके लिए जो चीजें चाहिए वो करनी है। और जब वो आपकी हो जाएंगी तो डॉलर की बारिश हो जाएगी आपके ऊपर। होता क्या है, हमारी प्रायोरिटी है कि मैंने इससे पैसे निकलवाने हैं। अब मैं क्या करूंगा, उसे झूठ भी बोलूंगा, जो मेरे पास स्किल नहीं है वो भी मैं कहूंगा, बड़ी बड़ी बातें भी मैं करूंगा, दावे भी मैं करूंगा। क्यों? मकसद मेरा उसे पैसे निकलवाना है, और बाद में वो होगा नहीं। लेकिन जब मेरा मकसद ये हो गया कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, मैंने उसको सेटिस्फाई करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वो देखूंगा कि भाई उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसका काम कैसा होना चाहिए, उसमें क्या बेहतरी होनी चाहिए, उसको फ्री ऑफर क्या होनी चाहिए, उसके जो है वो चीजें मैं कैसे कस्टमाइज करके दूं, उससे के साथ मैं ताल्लुक कैसे रखूं, उसके साथ मैं बिहेव कैसे करूं, मेरा इखलाक कैसा हो, मेरी कम्युनिकेशन कैसी हो, क्योंकि ये सारी चीजें तो उसकी सेटिस्फेक्शन से रिलेवेंट है। आपका पहला टॉपिक होता है जी, टारगेट होता है जी पैसे कमाना, तो उनमें ये चीजें आती नहीं है। आप वो टेक्निक सीखते हैं, वो क्या कहते हैं ट्रिक्स सीखते हैं, चालाकियां सीखते हैं कि उसको बेवकूफ कैसे बनाना है। तो वो तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो तो आपको रिजेक्ट करके, नेगेटिव रेटिंग दे के, गालियां दे के दूसरे के पास चला जाएगा। आपका तो फ्यूचर बर्बाद हो गया, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यक्ति थोड़ा सा हुआ उसको, उसके पैसे भी सेव हैं, वो कहीं और चला जाएगा। लिहाजा सबसे पहले जो करें, ये जो नोट्स बना रहे हैं उसके ऊपर आज के बाद जिंदगी में लिख लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माय लाइफ इज माय कस्टमर। फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल के लिए आप बैठे हुए हैं, तो आपकी फाइनेंशियल के लिए आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट आपका कस्टमर है। और माय गोल, गोल के अंदर लिख लें जी, इस फील्ड के अंदर आने का गोल, ये काम करने का मकसद क्या है, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये मेन ऑब्जेक्टिव है आपका, ये मेन गोल है। उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं, उसके बाद बाकी जो है वो पैसे कमाना, ये चीजें करना, वो इससे रेलिवेंट है। ये नहीं अचीव होगा तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं जी, ठीक है जी। अब ये बुनियादी ढांचा है जी कम्युनिकेशन का, कि आपने जब कम्युनिकेशन सीखनी होती है तो एक स्पीकर को अपना मैसेज कन्वे करने के लिए तीन चीजें चाहिए, वर्ड्स चाहिए, सेंटेंस चाहिए, साउंड चाहिए। आपको इन तीन पे कमांड करनी है। वर्ड्स अपने ठीक करने हैं, इनको बढ़ाते जाना है। याद रखिएगा, जब इंसान के पास एक नई इंटरनेशनल लैंग्वेज आ जाती है तो उसकी इनकम डबल हो जाती है, उसकी इनकम के चांसेस डबल हो जाते हैं। इसी तरह जिस इंसान के पास न्यू वर्ड्स आते रहते हैं, उसके अंदर क्रिएटिविटी और अर्निंग के चांसेस बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं जी? क्योंकि आपके अंदर जो सोच पैदा करता है, आपके अंदर जो हलचल पैदा करता है, आपके जो माइंड को एक्टिवेट करता है, आपको कोई डायरेक्शन जो देता है, वो वर्ड्स है। तो ये जो आप इजाफा करते जाएंगे तो ये फायदा होता जाएगा। और लैंग्वेज सीखना तो बात ही कुछ और है। तो उसके लिए वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, साउंड्स हैं। लिसनर भी साउंड्स लेता है, सेंटेंस लेता है और वर्ड्स लेता है। और वर्ड्स को हम वोकेबुलरी कहते हैं, सेंटेंसेस को ग्रामर कहते हैं, साउंड्स को प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। ये तो आप पे फर्ज है कि आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करना है। आप जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं वो सीखें ना। आप जा रहे हैं फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेलने और कभी फुटबॉल को हाथ ना लगाया हो, कभी प्रैक्टिस ना की हो, कभी जाके कोचिंग ना ली हो, कभी जाके ट्रेनिंग ना ली हो, आपका कोई कोच ही ना हो, और आप प्रैक्टिस पूरा दिन हॉकी की करते रहे और आप कहें मैं वर्ल्ड कप जीत के आऊंगा फुटबॉल का,
तो ऐसा नहीं है। तो ये तरीका है जी, आपने वोकैब, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है। इसके लिए लिंग्विस्टिक्स एक पेपर होता है जिसमें हम मोफोलॉजी, सिंटैक्स एंड फोनेटिक्स पढ़ते हैं। इसके ऊपर मेरा पूरा जो है वो फ्री सेशन इंग्लिश लैंग्वेज का पढ़ा हुआ है। उस्मान अली खान ऑफिशियल यूट्यूब के ऊपर आप पूरा वो 50 मिनट का लेक्चर सुन सकते हैं। वो सारी डिटेल्स उसके अंदर मौजूद हैं। ये भी बहुत सारी बातें जो मैंने आपको अभी की, तो बाद में भी आपको वहां से ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम, कि हम जो कम्युनिकेशन है इसको आपने असल में कन्वर्ट करना है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है जी। अब आपके प्रोडक्ट 10% है, आपकी प्रेजेंटेशन 90% है। आपका फाइबर, आपका जो स्किल है, आपका जो भी है, आप राइटिंग कर रहे हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, वो आपका 10% है। बिकेगा कितने में, बिकेगा कैसे, वो आपकी प्रेजेंटेशन है। अगेन वही बात शुरू से जो हमने की थी कि 90% ना भी कहें, आप उसको 80 तो कहें। 80% आपकी ये प्रेजेंटेशन है, इसको इंप्रूव किए बगैर हम जा रहे होते हैं उसको आगे करने के लिए। अभी होता क्या है जी प्रेजेंटेशन, लेट्स सी नेक्स्ट, कि इसमें प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कोई चीज आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, कोई चीज आप किसी को दे रहे हैं या किसी के सामने डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये करने का जो अंदाज है वो क्या है और वो कैसे है। गॉट इट। अब याद रखिएगा कि एक ही खाना, एक ही चाय, एक ही डिश मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेट्स में बिकती है। उसका मेन डिफरेंस जो होता है वो उसकी प्रेजेंटेशन है। उस प्रेजेंटेशन को हमने इंप्रूव करना होता है। गॉट इट। कि आपने उसको कितने अच्छे तरीके से डिजाइन किया और कितने अच्छे तरीके से आपने उसको वहां पे प्रेजेंट किया है। और आप जितने आला तरीके के साथ आप उसको प्रेजेंट करते हैं, उतना अच्छा जो है आपको रिजल्ट मिलता है वहां पे। यहाँ पे आपको प्रेजेंट करते हुए जिस बिहेवियर की और जिस एटीट्यूड की जरूरत है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अभी डिटेल के साथ आपको बहुत सारी चीजें हमने करवानी है। ये जो करने वाले काम है, ये अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। कर्टेसी काउंट्स। कर्टेसी क्या होता है? ये आपका पोलाइटनेस होता है, ये आपके जो है ओब्लाइज करना होता है, ये कि वो बटन्स होते हैं जिससे आप दूसरे के अंदर अपने लिए स्पेस बना लेते हैं। ये वो बटन होते हैं जिससे आप दूसरे के दिल में अपनी इज्जत पैदा कर देते हैं। ये वो बटन होते हैं जिससे दूसरे के कोई रंजिश है, कोई चीज है, तकलीफ है, उसको आप दूर कर देते हैं। ये वो मेडिसिन है जो आपने अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना है। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ जी, थैंक यू एंड यू आर वेलकम। कोई चीज कभी भी थैंक यू के बगैर कबूल ना करें। चाहे किसी ने आपको ग्लास पकड़ाया है, पेंसिल पकड़ाई है, इट शुड बी योर हैबिट। ये आपके माइंड में फीड हो जाना चाहिए कि कोई भी रिएक्ट करेगा तो मैंने उसके जवाब में थैंक यू बोलता है। इवन किसी ने मिसबिहेव किया है, बात खत्म करके आप जा रहे हैं, आप उस चीज पे एग्री नहीं हुए, फिर भी आप थैंक यू बोल के जा रहे हैं। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जब भी कस्टमर के साथ आपने बिहेव करना है तो इनके साथ करना है, पॉजिटिव करना है। चाहे ऑर्डर मिल रहा है, चाहे ऑर्डर नहीं मिल रहा है, चाहे डील हो रही है, चाहे डील कैंसिल हो रही है। अगर डील हो रही थी तो आपकी वर्डिंग और थी, और कैंसिल हो रही है तो और थी। कारोबार चल रहा था तो और थी, वो खत्म हुआ तो और थी। रिश्ता चल रहा था तो और थी, खत्म हुआ तो और थी। तो इसका मतलब है कि हम वो जो है सेल्फिश हैं और अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, और जब वो बेनिफिट मिल रहा है तब हम उसको मुनाफिकत दिखा रहे हैं और रियल में कुछ हो रहे हैं। सो यू मस्ट बी इन द सेम वे, आइदर यू आर गेटिंग समथिंग और नॉट। आपको कुछ भी हो रहा है, आपने इस चीज के ऊपर कमांड करनी है। सो थैंक यू एंड यू आर वेलकम। ठीक है जी। और सबसे बड़ी जो पावरफुल चीज है, जो आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम चैलेंजेस से बचाती है, आपके लिंक बचाती है, आपका कस्टमर बचाती है, आपके कस्टमर सर्विसेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज सॉरी, आई एम सॉरी। कस्टमर सर्विसेज के अंदर ये ट्रेनिंग दी जाती है कि क्लाइंट अगर आपके मुंह पे थप्पड़ मार देता है तो आपने आगे से कहना आई एम सॉरी। ठीक है। आपने उसको नहीं कहना कि भाई तुम्हारी गलती थी या तुम्हारा था। आपने ये साबित नहीं करना, क्योंकि जहां पे आपने ये साबित कर दिया कि दूसरा गलत है तो रिलेशन खत्म, वो आपसे दूर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने घरों में देखा होगा, आपने लड़ाइयां झगड़े होते हैं फैमिली के, अब वो आपकी अपना सबसे करीब है, हस्बैंड है, वाइफ है, कचहरी बिठाई है, 20 बंदे बैठा लिए इधर के उधर के सारे बिठा के, और उसके वो कच्चे जटे सारे खोल के सामने रख दिए और साबित कर दिया कि वो गलत है, झूठा है। अब जिसको आपने बीच चुराए सबके सामने झूठा गलत साबित कर दिया, उसकी नेगेटिव बातें, उसकी गलत बातें जिसके ऊपर पर्दापोशी होनी चाहिए थी, वो आपने शेयर कर दी और आपने ये साबित कर दिया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसके साथ? अब आपका रिलेशन कैसा होगा? क्या आप वो पॉजिटिव रिलेशन कंटिन्यू कर पाएंगे? हरगिज नहीं कर पाएंगे। अब उसके दिल में आपके लिए डेफिनेटली नेगेटिविटी और नफरत जो आपने दाखिल की है। तो ये काम कभी ना करें। किसी जगह के ऊपर जाके अपने आप को प्रूव करने की कोशिश ना करें, चाहे आप ठीक है तो भाई आप देखें मकसद क्या है। मकसद है रिलेशन बचाना, मकसद है कामयाबी, मकसद है बिजनेस,
मकसद है फैमिली, मकसद है ये। जब ये वो मकसद है तो वो साबित करने से वो मकसद खत्म हो रहा है। अगर ये काम कर देंगे तो वो दूसरा रियलाइज करेगा कि यार वाकई मैंने क्या किया और इसने क्या किया, ये वाकई बड़ापन है, इसके पास वाकई करैक्टर है, अखलाकियात है, और आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आज की बात, आई एम सॉरी, जो बहस मुबासे में उलझना है, लड़ाइयाँ झगड़े करने हैं, उस पर टाइम ज़ाया करना है, उस पर घंटों बैठ के सोचना है, उस पर कचहरियां बैठानी है, उस पर डिबेट्स करके जो दिन ज़ाया करने हैं, महीने ज़ाया करने हैं, नस्लों तक वो चीज़ें ट्रांसफर करनी है, वो सारा टाइम अपनी क्रिएटिविटी, लर्निंग, इन्वेस्टमेंट और आगे बढ़ने के ऊपर लगाए। तो जितने कामयाब लोग हैं उनका फोकस ये होता है, वो इस तरह की चीजों में उलझते ही नहीं है। तो आई एम सॉरी, इट मस्ट बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, अगर आप देखते होंगे मूवीज में, उनको देखते होंगे नेटिव को, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो एक बंदा खड़ा पीछे से आया, कोई आगे पीछे से उससे टकरा गया है, ये उसकी तरफ मुड़ के फौरन पहला जुमला क्या बोलेगा, आई एम सॉरी, सॉरी इट्स माय फॉल्ट। ठीक है, वो अपनी गलती तस्लीम करेगा, है या नहीं है। और हम 100% पता होता है कि हमारी मिस्टेक है, और हम अकड़ जाते हैं, हम दूसरे को कहते हैं जी नजर नहीं आता तुझे, अंधा हो गया। ठीक है, सो दैट्स द वे। सो यूज द वर्ड सर एंड मैम। आप बेहतर जानते हैं, व्हेन यू गो समवेयर, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू होटल और शॉपिंग मॉल, and someone is standing over there and he welcomes you with sir and ma'am, and you feel proud, आपको बड़ा अच्छा लगता है। ओके, सो ये इसके बगैर आपने बात नहीं करनी, इस वर्ड के बगैर। यूज अ पर्सन्स नेम व्हेन यू नो इट, जब आपको उनका नाम पता है, मिस्टर इमरान, तो जब आप नाम के साथ उसको करते हैं तो वो उसको फील्स गुड, हर कोई अपना नाम सुनना चाहता है, वो पसंद करता है। यूज यस रादर देन या, यानी कि आपने कंप्लीट वर्ड बोलने हैं, आपने ये शॉर्ट फॉर्म से, से इट विद स्माइल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो एक चाइना का प्रोवर्ब है कि अगर जिसको स्माइल करना नहीं आता, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, वो अपनी दुकान ना खोले, इसके बगैर कारोबार नहीं। गॉट इट? स्माइल इतनी पावरफुल चीज है कि ये आपके अंदर की नेगेटिविटीज को रिमूव कर देती है, आपके अंदर से डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, सारी नेगेटिविटी धो देती है। और नंबर 2, आप बाहर से आने वाली प्रॉब्लम और कस्टमर की तरफ से आने वाले चैलेंजेस और इश्यूज जो होते हैं, वो उनको भी खत्म कर देती है। तो बेसिकली इसके ऊपर भी मुस्कुराहट का जादू, मेरी वीडियो पड़ी हुई है उस्मान अली खान ऑफिशियल पे, जरूर उसको सुने, आपको बहुत कुछ इसमें से मिलेगा, फायदा होगा। सो दीज आर द वर्ड्स जो आपकी जिंदगी का लाजमी, कैसे बनेंगे, प्रैक्टिस कर करके ये आपकी हैबिट बन जाएंगे। गॉट इट? सो ये कर्टेसी आपने यूज करनी है अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, अपने क्लाइंट के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने जिसके साथ भी आप बात कर रहे हैं। तो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम इसी एटीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं कि इन चीजों के ऊपर। अच्छा, इफेक्टिव सेल्स पिच, ठीक है, कि आपने एक अच्छी सेल्स पिच जो लिखनी होती है या बनानी होती है, डिटेल से इसके ऊपर तो डेफिनेटली बिलाल साहब बात करेंगे। आपके स्टेप्स आप सिर्फ देख लें कि स्टार्ट एंड ग्रीटिंग्स, ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्रीटिंग से, करते हैं हेलो हाय करते हैं, वेलकम करते हैं, और अपना वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके, पर्पस, व्हाई आर यू ऑफरिंग, जो आप ऑफर कर रहे हैं वो क्यों आप ऑफर कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, वो मकसद आप उसको बताते हैं। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन स्मॉल सा आप दे देते हैं। ठीक है, WIIFMA, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। आपने जब भी कहीं जाना है, इस चीज को ध्यान में रखना है, What is in it for me, ठीक है। आप किसी के पास जाएं, आप उसे कहते हैं कि सर मैं आपके पास इस वजह से आया हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट्स बढ़े, मेरा काम बढ़े, मेरा कारोबार बढ़े, मेरी ये चीज मिले, ठीक है। आप उसको ये स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि भाई क्लाइंट इसके बढ़ेंगे, इसमें मेरे लिए क्या है। गॉट इट? आप किसी रिश्तेदार के पास जाएंगे, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मैं ये चीज शुरू करना चाहता हूँ, वो फौरन सोचेगा इसमें मेरे लिए क्या है। गॉट इट? अगर उसके लिए कुछ नहीं है तो उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। कुछ चंद लोग हो सकते हैं जो भलाई का काम करते हैं, हेल्प का काम करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, वो 2% होंगे। बाकी 98% के पास जब आप जाएंगे तो उनको सबसे पहले ये है कि अगर आप उसको कुछ नहीं दे रहे, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास आप गए, किसी तरह रेफरेंस लेके उसे पहुंच गए, उसके पास कोई फायदा ले सकते हैं, ऑफिशियल बंदा है, गवर्नमेंट का बंदा है, उसके पास प्रोजेक्ट्स हैं, चीजें हैं, आप उससे जाके मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए, और उसके बाद क्लाइंट बैठे हुए हैं, उसको पता है जब मैं उनसे मिलूंगा वो पैसे लेके आए हैं, वो ऑफर लेके आए हैं, वो कमीशन लेकर आए, तो वो डेफिनेटली आपको इग्नोर करेगा, वो कहेगा यार इसमें मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्यों उसे टाइम जाया करूं। इसलिए ये मुफ्त के चक्कर में इन चीजों में जाके, नॉन प्रोफेशनल अंदाज से जाके हम अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जब भी कोई प्रोजेक्ट करना है, जिसके पास आपने जाना है, सबसे पहले उसका जो शेयर है आप उसको ऑफर करें। यानी आप किसी से कंसल्टेंसी लेने गए तो आप पहले उसको उसका पे करें कंसल्टेंसी फी। अगर आप उसको 2000 दे देंगे तो वो 2 लाख की चीज आपको दे देगा।
अगर आप उसको 2000 बचाने की कोशिश करेंगे तो आपको 1 रुपया भी वहां से फायदा नहीं होगा, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मुफ्त की चीजों से अवॉइड करें, और ये ऐसे ही चलते फिरते चीजें करने से, और जब कस्टमर के पास आप जाते हैं तो वही बात कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी सेटिस्फाइड कस्टमर ये लिखना है उसके ऊपर कि आपको क्या फायदा होगा, आपके बिजनेस को क्या फायदा होगा, आपसे की इंप्रूवमेंट इससे कैसे होगी, उसका बेनिफिट आपने सोचना है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस बंदे को क्या फायदा दे सकते हैं अपने स्किल से, ये आपने सोचना है और वो आपने उसको ऑफर करना है। अपना साइड पे रखें, आपको मिलना ही मिलना है, वो बात की बात है। जब आप उसकी नीड बन जाएंगे वो आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दे देगा। गॉट इट? तो ये आपने इस पे फोकस करना। ठीक है, अ क्वेश्चन दैट रिस्पेक्टफुली एंगेजेस योर प्रोस्पेक्ट, योर इनिशियल सेल्स पिच हेल्प्स टू एस्टेब्लिश रेप। यानी आप जो स्टार्ट करते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप उनसे बात करते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपका जो ये बिजनेस है ये 20% इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो कौन नहीं चाहता, उसका सोल्यूशन मेरे पास है। आप उसके बिजनेस की बात करें, आप उसके उसके सोल्यूशन की बात करें, आप उसकी इंप्रूवमेंट की बात करें, आप उसके अचीवमेंट की बात करें, आप उसकी अर्निंग की बात करें। जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो उसका माइंड ऑपरेट हो रहा है, और उसका माइंड चलना शुरू हो गया, मुझे ये फायदा आएगा, ये होगा, वो होगा, 1.5 लाख आता था, इसका मतलब है आप 1.85 मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, मुझे इससे इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब जब आपने वो पूरा उसको ऑपरेट कर लिया, माइंड बन गया, अब वो रेडी हो जाएगा आपकी बात सुनने के लिए, मानने के लिए, और फिर कंक्लूड इट सक्सेसफुली। मुझे मेन पॉइंट है उसके अंदर। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है जी, तो ये इफेक्टिव सेल्स पिच जो होती है ये बड़ा काउंट, इट काउंट्स अ लॉट। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मैं आखिरी स्लाइड पे बात करूंगा, उसके बाद बिलाल साहब आपको टेक्निकल चीजें देंगे। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, गुड और बैड, ये आपको बनाता है, ये आपको तबाह करता है। आपका स्किल, आपका नॉलेज, आपका सब बर्बाद हो जाता है अगर ये नहीं है तो। ठीक है, अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप बड़े से बड़े ओहदे पे जाके, हर जगह पे जाके आप जो है वो अपने आप को डिस्टर्ब कर देंगे। अप्रिशिएट द गुड इन योरसेल्फ एंड इन, ये आदत बनाए खूबियां ढूंढने की। जो लोग नुक्ताचीनी करने वाले होते हैं उनको हर चीज में खामियां नजर आती हैं, तो खामियां माज़अल्लाह वो फिर बड़े बड़े आलमों में भी नहीं छोड़ते, पैगंबरों में नहीं छोड़ते, वो अल्लाह ताला को नहीं छोड़ते, उनके अल्लाह ताला के अंदर खामियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो वो तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। आप किसी चीज को पॉजिटिव लेना चाहें तो उसमें से आपको हजार, हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है। आप जिस सर्च में होंगे आपको वहां से वो मिलेगा। यानी आप एक जंगल में चले गए तो वहां करोड़ों तरह की जड़ी बूटियां हैं, अब आपको कौन सी चाहिए, जहर वाली चाहिए, शफा वाली चाहिए, आप जिसकी तलाश में गए आपको वो मिल जाएगी। इसलिए जो नुक्ताचीनी करने वाले हैं, नेगेटिविटी ढूंढने वाले हैं, उनको नेगेटिविटी मिलती है और उनकी जिंदगी का हिस्सा वही बनती है और उनकी जिंदगी वही बर्बाद कर देती है। इसलिए हैबिट बना लें अच्छी चीजें ढूंढने की। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर यकीन करें कि मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं इस वजह से नहीं कर सकता कि मेरे अंदर कुछ स्किल्स की लैक्स हैं, कमियां हैं, वो मैंने ओवरकम करनी है और उसको करना है। बिलीव यू कैन मेक अ डिफरेंस, ये बिलीव करें कि आप एक बड़ा लेवल पे काम कर सकते हैं, डिफरेंस मेकर बन सकते हैं आप। ये आपको जब तक यकीन नहीं होता इन बातों का तो आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड, डू नॉट स्टीरियोटाइप पीपल, कि बस वो चंद नजरियात और ख्यालात आपके जहन में बस गए हैं और आप समझते हैं यही आज्ञा, यही सच है, यही सही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ते। ओपन माइंड के साथ हर नई चीज को देखें, परखें, उसको असेस करें, उसमें से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। जो पॉजिटिव मिलता है ले लें, जो नेगेटिव मिलता है उसको छोड़ दें। पॉजिटिव सोचें, यकीन बनाएं, अपने ऊपर बिलीव करें कि हमने कोई बड़े लेवल पे काम करना है। आप देखें कि जो ऑलरेडी कर रहे हैं बड़े लेवल पे वो कौन है, उसके बाद उनको स्टडी कर लें कि उन्होंने वो कौन से रास्ते से चल के वहां पहुंचे। हम वहां तक पहुंचना जरूर चाहते हैं, रास्ता वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते। उस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको यकीन वहां तक कामयाबी मिलेगी। एनी हो, ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अगेन मैं कहूंगा आपको कि आज से जो पहला काम आपने करना है, जो गोल मैंने आपको बताया वो गोल अपना लिख दें। और उसके बाद जो दूसरा काम आपने करना है वो अपना एक प्रैक्टिस का टाइम बेशक 2 घंटे रख लें और अपनी लर्निंग का टाइम बेशक 1 घंटा रख लें। वो आज डिसाइड कर लें और आज से लेके आखिरी सांस तक, मरते दम तक, चाहे खाना पीना छोड़ दें, बाकी चीजें छोड़ दें, ये काम ना छोड़िएगा। ये आपका फ्यूल है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इसने आपको आगे लेकर जाना है, इसने आपको इंप्रूव करना है, इसने आपको कामयाबी देनी है। एनी हो, इसके हवाले से कंप्लीट एक हमारे पास पूरा कोर्स भी है, यानी जो सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए, यानी मुख्तसर सा हो, जिसमें आपको ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन, सिर्फ प्रपोजल राइटिंग क्या होती है, नीड एनालिसिस कैसे होता है, आपकी वो सेलिंग पिच क्या होती है, सेलिंग स्किल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, जो पूरे पूरे कोर्सेज हैं उन, यानी 4-5 कोर्सेज को कंबाइन करके एक ही कोर्स में ऐड करके मिनिमम टाइम के अंदर वो
पूरा पूरा कोर्स आपको दे दिया जाए, इस तरह की ऑप्शंस हैं। जो लोग पूरे कंप्लीट ये लैंग्वेज के कोर्सेज नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे, मैं तो कहता हूँ करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आपकी जो सबसे बेसिक की है वही नहीं करनी, तो आपने वो लेनी ही नहीं की, तो आपने ताला जो है वो किससे जाके खोलना है, किससे जाके ओपन करना है, वो आपको करना चाहिए कंप्लीट। एनी और नहीं कर सकते तो वो मुख्तसर तरीन के आपके 4-5 कोर्सेज को कंबाइन करके उसके अंदर किया हमने कि वो सारे के सारे आप एक साथ करके आप उनको स्किल हासिल करके उसके ऊपर काम करें। उसके हवाले से भी इंशाल्लाह बिलाल साहब आपको गाइड कर देंगे। बाकी इंशाल्लाह ये जो वीडियोज़ होती हैं यूट्यूब के ऊपर, ये आपके लिए होती हैं, इसमें आपने कम अज़ कम बरकरार रहेगी, पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर आती रहेंगी और ये चीज़ें आपको डेवलप करती रहेंगी, इम्प्रूव करती रहेंगी। इनसे अटैच रहेंगे तो ये एनरिचमेंट मिलती रहेगी, अटैच नहीं रहेंगे तो डीमोटिवेट होकर आप छोड़ देंगे और कोई और काम शुरू कर देंगे। क्योंकि डीमोटिवेशन की यही वजह होती है जब रिज़ल्ट नहीं मिलता, और रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता? वो हमारी कमी होती है। तो हम उस कमी को दूर नहीं करते और अटैच नहीं रहते मोटिवेशन के साथ और इन चीज़ों के साथ, तो फिर हम उस चीज़ में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए इन चीज़ों से अटैच रहें, ये सारे सेशंस अटेंड करें, सुनें और जो कामयाब लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उनको सुनें, उनकी स्टोरीज़ पढ़ें। अपने इर्द-गिर्द के नाकाम लोगों की कहानियाँ ना सुनें, जिसको खुद ऑर्डर नहीं आया, उसने आपको क्या मोटिवेट करना है, ठीक है? उसने अपनी कमी नहीं देखनी, आपको भी डीमोटिवेट करके साइड पे कर देना है। इसलिए मोटिवेशन बरकरार रहनी चाहिए, लर्निंग बरकरार रहनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन मौजूद ना हो, सॉल्यूशन हमारे पास होता है, थोड़ी-सी एफर्ट करनी पड़ती है। सो आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी बिलाल साहब ऑर्डर करेंगे, इंशाल्लाह आपके साथ हमारे सेशन जो हैं वो चलते रहेंगे इसी तरह के, और ये जितने लोग यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं, इनका हम अलग ग्रुप बना लेंगे इंशाल्लाह, और आपके मुसलसल इस तरह के सेशंस और नई-नई अपडेट्स और चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी आपके साथ। हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं, अब आप खुद ना चलें, तो वो फिर अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद बदलने के लिए तैयार नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। जी, थैंक यू सो मच टू सर उस्मान। माशाल्लाह उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की और एक नई डायमेंशन या एक नई राह उन्होंने दिखाई कि भई इस तरह से चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। और ऑलमोस्ट यही बातें हमने अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग में भी की, समहाउ इससे मिलते-जुलते ही आप लोगों को गाइड करने के लिए, समझाने के लिए कि द फर्स्ट थिंग इज़ टू लर्न एंड देन उसको सीखें, टाइम दें वगैरह-वगैरह। एनीहाउ अब अहम चीज़ ये सारी बातें आपके ये कुछ एथिक्स डेवलपमेंट में आती हैं, यानी ये वो चीज़ें हैं ये जो सिर्फ़ फाइवर के लिए नहीं है, आपकी पूरी लाइफ़ के लिए है। ये जो एटीट्यूड है इसको आपने सिर्फ़ फाइवर पे अप्लाई नहीं करना कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग गुड और बैड और एप्रिशिएट द गुड एंड योरसेल्फ। ये सिर्फ़ आपके फाइवर के लिए नहीं है बल्कि रियल लाइफ़ के लिए है। इसी तरह कर्टेसी की बात की तो वो सिर्फ़ फाइवर के लिए नहीं है बल्कि रियल लाइफ़ के लिए है। इसी तरह कस्टमर की बात की तो वो सिर्फ़ रियल फाइवर के लिए नहीं था, वो आपकी पूरी लाइफ़ के लिए था। तो अभी जो हम नेक्स्ट चीज़ें करने वाले हैं वो पर्टिकुलरली सिर्फ इसी चीज़ के हवाले से होंगी कि आप कस्टमर हैंडलिंग कैसे करें, कस्टमर के साथ बात कैसे करें आप। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है कस्टमर बात करने के अंदर जो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स अप दैट इज़ कम्युनिकेशन ट्रायोलॉजी जो होती है। यानी कम्युनिकेशन जो है ना वो 3 चीज़ों पे चलती है। सबसे पहली बात तो ये है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कस्टमर जब आ जाए आपके पास तो सिर्फ उसको रिस्पेक्ट नहीं देनी, खुद को भी देनी है, उसको भी देनी है और उसको एक जैसे कस्टमर के इम्पोर्टेंस की बात हुई शुरू में, तो आप उसकी इम्पोर्टेंस को ज़हन में रखें, तो आप डेफिनिटली उसको रिस्पेक्ट भी दे रहे होंगे, सारी चीज़ें देंगे, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट सबसे पहली चीज़ है। देन द दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में फ्लॉज़ रह जाते हैं, कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती, दैट इज़ गैदर गुड इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अच्छी जो है ना वो गैदर करें। किससे? कस्टमर से, सामने वाले से। चाहे वो बोल रहा है फिज़िकली या फिर वो टाइपिंग करके आपको कोई मैसेज बता रहा है। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन से मुराद ये नहीं है कि अच्छी से मुराद कि वो कोई मज़हबी और इस तरह की बातें हों। अच्छी इन्फॉर्मेशन से मुराद वो इन्फॉर्मेशन जो उस पर्टिकुलर जो टॉपिक था उसके लिए आपको मुफ़ीद साबित हो। यानी आपको वो एक्सप्लेनेशन के साथ बातचीत हो रही हो, आपको अच्छे से समझ आ रही हो, इसको कहते हैं गैदर गुड इन्फॉर्मेशन एंड देन गिव गुड इन्फॉर्मेशन कि आपने जो कस्टमर को अपनी बात समझानी है, अब वो अच्छे तरीके से कम से कम उसको डिलीवर की जाए, तो वो फिर उससे जो है ना इंस्पायर होगा और डेफिनिटली फिर वो आपके साथ जो है ना वो अच्छे तरीके से बात करेगा और कंफर्टेबल होगा आपके साथ। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, गैदर गुड इन्फॉर्मेशन एंड गिव गुड इन्फॉर्मेशन।
अब हम लोगों का जो बेसिक इशू आता है फ्रीलांसर्स का ये कस्टमर हैंडलिंग के हवाले से, दैट इज इंफॉर्मेशन देना, बात समझाना, अपनी बात कन्वे करना, अपना मैसेज उसको कन्वे करना। अब उसके लिए हमें फिर समझ ही नहीं आती कि हमने कौन सा मैसेज करना है। और जैसे मैं रेगुलर क्लासेस में भी नॉर्मली स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ जो है वो सिनेरियोज एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ स्टूडेंट्स के ही, कि लास्ट क्लास में ये हुआ, स्टूडेंट कैसे इंस्ट्रक्शन दी तो उसने ऐसे किया, तो वो साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा होता, तो वो क्यों नहीं होता? तो वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि हमारे पास ये 6 चीजें बेसिक्स नहीं होती। देयर आर बेसिक 6 C's ऑफ गिविंग गुड इन्फॉर्मेशन, कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो क्लियर हो, वो कंसाइज हो, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, वो कर्टियस हो। वो जो शुरू में हमने बात की कि आपने कर्टियस रहना है, कर्टसी मैटर्स, जिसमें थैंक यू, वेलकम, प्लीज, आई एम सॉरी, ये सारे वर्ड्स आते थे। एंड देन कॉन्क्रीट हो। तो ये 6 बेसिक सीज हैं कम्युनिकेशन के, इंफॉर्मेशन देने के, इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के, अपनी बात समझाने के, कि हमारी बात क्लियर हो। अब इसकी अगर हम मिसाल लें तो क्लैरिटी से क्या मुराद है, कंसाइज से क्या मुराद है, करेक्ट से क्या मुराद है, कंप्लीट और कर्टियस से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल, आपको एक मैसेज आता है और कस्टमर ने लिखा होता है कि आई वांट, उसने एक 5 लाइनों का एक मैसेज आपको सेंड किया कि आई वांट अ टी शर्ट, उसके अंदर ये कुछ होना चाहिए। और या फिर उसने बुक कवर का कोई आपको मैसेज किया कि मुझे एक बुक कवर चाहिए, या फिर लोगों का किया, कोई सी भी प्रोडक्ट है जिसमें उसने आधी चीजें एक्सप्लेन की हैं और आधी नहीं की। यानी उसने अपना कैनवस का साइज नहीं बताया, उसने कलर साइकोलॉजी नहीं बताई, कलर थीम नहीं बताया, उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं जो है ना वो ये जानना चाहता हूँ कि मैं ये, मुझे एक बुक कवर चाहिए, उसका ये टाइटल है, तो ये आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये उसका मैसेज है। अब आप उसको इन्फॉर्मेशन कैसे कन्वे करें? सबसे पहली बात तो जो आप उसको इन्फॉर्मेशन कन्वे करें वो क्लियर हो। अब वो क्लियर कैसे हो? सबसे पहले तो आप उसको ये बताएं कि आई रेड योर होल मैसेज, या फिर आई रेड योर होल इंस्ट्रक्शंस, या फिर आई वेंट थ्रू योर होल इंस्ट्रक्शंस। यानी अगले बंदे को पहले ये फील करवाएं कि मैंने आपकी सारी बात बड़े गौर से पढ़ी है। उसको ये पता चले, एक तो यहाँ पे क्लैरिटी दोनों सेंस में आ रही है कि आपने उसको भी बताना है कि मुझे क्लियर है, और अपनी तरफ से भी क्लियर बात करनी है कि मुझे समझ आ गई है, कंसाइज हो। अब आपने अगर कुछ पूछना है तो वो ऐसा ना हो कि आप उसे एक बात करें तो उसको कहें आई मीन दैट, आई आई वाज जस्ट लुकिंग टू से दैट, इस तरह से नहीं, बल्कि वो ओपन हो और कंसाइज इस सेंस में हो कि अगर आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछना था, मिसाल के तौर पे अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कह रहा होता हूँ कि आप उससे पूछें आपके टाइम ड्यूरेशन क्या है या आपका बजट कितना है। तो कंसाइज क्वेश्चन ये है कि, और पूछने का तरीका करेक्ट, कंप्लीट और कर्टियस, अगर मैं इन सबको कंबाइन करूँ तो I read your messages, I understand the whole concept, and I'm clear that I can do it for you, but just to make sure that we are on the right page, ये है आपका courteous होना। Just to make sure we are on the right page, or I am doing the right, I am understanding it in the right way. Can you please just confirm about your deadline for this project? अब कहने को हम ये भी कह सकते थे कि what is your deadline? अब ये तो courteous नहीं है। हाउ सून यू नीड दिस, बिल्कुल सीधी बात है, कंसाइज है और कंप्लीट है कि कितनी जल्दी चाहिए आपको काम। लेकिन अल्टीमेटली वो कर्टियस नहीं है। तो कर्टियस होने के लिए आगे आपको ये जुमले भी मिलेंगे कि 7 प्रिंसिपल्स आगे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो उसमें क्वेश्चन पूछने के हवाले से कर्टेसी का लेवल कुछ और है। मतलब कभी भी क्वेश्चन कस्टमर से ऐसे नहीं पूछा जाता कि प्लीज टेल मी, जस्ट डू दिस, और टेल मी, आई आस्क यू, आई आस्क यू, आई टोल्ड यू। कभी भी डायरेक्ट हिट नहीं करते कस्टमर को। तो उसमें जो है ना वो कर्टेसी इंपॉर्टेंट है। तो गिव गुड इन्फॉर्मेशन विद 6 C's, क्लियर इन्फॉर्मेशन हो, कंसाइज हो, करेक्ट हो, कंप्लीट हो, कर्टियस हो और कंक्रीट हो। अब इन सब को आप लेके कैसे चलते हैं? तो वो ये पॉजिटिव प्रिंसिपल्स फॉर कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन है। कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन मतलब ताउन वाली कम्युनिकेशन, जिसमें अगला बंदा आपकी बात समझे भी और फिर जो है ना वो आपको वाकई अंडरस्टैंड कर रहा हो। जिसमें सबसे पहली चीज है सॉफ्टन द यूज और चेंज द इनटू आई। मतलब जब हम किसी को कहते हैं ना कि डायरेक्ट यू के साथ जुमला शुरू करते हैं तो वो थोड़ा पुशी पुशी फील होता है, अगले बंदे को हम स्ट्रेस में एक किस्म का ला रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल है यू विल हैव टू, आपको ये करना पड़ेगा, मतलब कुछ भी, यू विल हैव टू डू दिस, यू विल हैव टू लर्न इट, यू विल हैव टू ओपन इट, यू विल हैव टू
say it, you will have to complete it, you will have to। अब हम अगले बंदे को मजबूर कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो, अगर आप ये सिंटेक्स सीखे ना इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसमें एक स्ट्रक्चर आता है हैव टू वाला। अब हैव टू का जो स्ट्रक्चर होता है, ये यूजुअली इस काम के लिए होता है कि काम करना पड़ेगा। तो कभी भी यू विल डायरेक्ट ना करें उसको, बल्कि करें कुड यू प्लीज डू दिस, कुड यू प्लीज रीड इट अगेन, कुड यू प्लीज हेल्प मी आउट। तो दैट इज, मतलब उसको डायरेक्ट हिट करने के बजाय आप उसको आई के साथ लेके चल रहे हो, यानी आई और यू डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो, देन फोकस ऑन द सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स पहले ही कस्टमर आपको बता रहा है कि उसको ये प्रॉब्लम है, अब आप उसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर आए, यानी कि प्रॉब्लम बिलफर्ज आपकी है। अब मैं यहाँ पे ना एक बात आपको बताता हूँ, अक्सर जो है ना वो हम स्टूडेंट्स को ये बात सजेस्ट कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। मसलन एक स्टूडेंट है, अब उसने हमें ऑर्डर कोई डिटेल सेंड किए कि ये ऑर्डर है, ये रिवीजन है, ये काइंडली कर दें, हो नहीं रहा, वट एवर। तो अब वहां पे क्या आता है, अब स्टूडेंट को पता होता है कि रिवीजन्स नहीं मिल पा रही, या फिर बिजी होने की वजह से काम हुआ ही नहीं है, या आपसे ही नहीं हुआ ड्यू टू सर्टन रीजंस। जैसे शुरू में मैंने एक बात की, स्टूडेंट्स एक रीजन बता रहे थे कि मैं 2 दिन चेक ही नहीं कर सका, तो ये प्रॉब्लम है। जैसे ये मिसाल लिखी मैंने, इंस्टेड ऑफ वी आर आउट ऑफ दिस, तो उसकी बजाय बजाय इसके कि आप कस्टमर को ये बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन बताएं कि मैं आपका काम इतनी देर में डिलीवर कर दूंगा। यानी अगर कस्टमर आपको कह रहा है कि आपने काम नहीं किया, या आपने सही नहीं किया, या किसी भी तरह से, तो आप उसको ये ना कहें मुझे समझ नहीं आई थी, आप उसको ये ना कहें कि वो मैंने तो इसको किया ही नहीं था, वो मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, वो हो मैंने तो आपका सैंपल ही नहीं देखा था। आप उसको कहें कि यस आई विल फिक्स इट एंड आई विल अपडेट यू इन अ वाइल, या जितने भी टाइम में, तो उसको सोल्यूशन बताएं, ताकि अगला बंदा अपने सोल्यूशन, क्योंकि वो आपसे आपकी प्रॉब्लम्स नहीं जानना चाहता है। कि हमेशा बात याद रखें, आप कहीं भी जाते हैं एज अ कस्टमर, तो आप अपना सोल्यूशन सुनना चाहते हैं, दुकानदार के प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहते। मिसाल के तौर पे आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, कोई फर्नीचर का या किसी भी चीज का, अब दुकानदार आपको बताए कि जी वो ना हमारी लाइट गई हुई थी, तो वो मशीन नहीं चल रही थी, तो आपके लिए तो उसके सारे प्रॉब्लम्स एक्सक्यूजेज हैं, आपको तो अपना सोल्यूशन चाहिए। अब अगर वो ये सब बताने के बजाय आपको सिर्फ ये बता दे कि वो अभी चीजें इस तरह से इन प्रोसेस हैं, तो वो आपको कल शाम तक या इतने बजे तक जो है ना वो मिल जाएगा, और आपकी जो हमने आपसे डील की थी उससे रिफाइन क्वालिटी में मिलेगा, चाहे मिले वही, लेकिन अल्टीमेटली आप फिल वक्त जो है ना वो उस वक्त उस दुकानदार के साथ लड़ाई नहीं कर रहे होंगे, या उसके खिलाफ इतना जो है ना बोल नहीं रहे होंगे, क्योंकि आपको सोल्यूशन मिल गया। तो यही सिचुएशन जो है वो फाइवर पे भी है, फ्रीलांसिंग मार्केट में भी है, कि आपने कस्टमर को अपनी प्रॉब्लम्स बताने के बजाय उसको सोल्यूशन बताएं उसके काम का। देन टर्न कैंस इनटू कैंस, मतलब ये जो कैंस होते हैं कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वी कांट डू दैट अंटिल नेक्स्ट वीक। अब कस्टमर कह रहा है जी कि एक ऑर्डर है, अब उसने कहा जी 4 घंटे में चाहिए, उसने बाय रिक्वेस्ट में लिखा हुआ था, या उसने मैसेज किया इनबॉक्स, आई वांट टू गेट इट डन नेक्स्ट 4 आवर्स, इफ यू कैन डू इट देन रिप्लाई मी, इफ यू कैन नॉट डोंट रिप्लाई। अब ये उसका मैसेज था। अब आपको पता है कि इसका ये वाला जो काम है ना, ये 4 घंटे का है ही नहीं, मिसाल के तौर पे वो उसका काम कम से कम 8 घंटे का, मतलब रिसर्च इन्वॉल्व है, देन उसको ढूंढना, सारी चीजें करना, आपको अच्छे से पता है। तो बजाय इसके कि आप वो ऑर्डर हाथ से जाने दें ये कह के कि ये तो आई कैन नॉट डू दिस, ये नहीं हो सकता इतनी देर में, यू कैन से दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू हैव दिस वर्क डन इज इन नेक्स्ट 14 आवर्स, यू विल हैव द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट एवरीथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें यानी पॉजिटिविटी उसको बताएं, और उसको कैन की तरफ लेकर आए, कांट की बजाय। This is the point. And then number 4, take responsibility, don't lay blame. अगले बंदे को ब्लेम ना करें कि कस्टमर की वजह से मुझसे ऑर्डर नहीं हुआ, कस्टमर ही नहीं सही, कस्टमर ऐसे, कस्टमर वैसे, कस्टमर को एक्सप्लेन ही नहीं करना आता, कस्टमर ने तो मुझे इमेजेस ही नहीं प्रोवाइड की। फॉर एग्जांपल, अब कस्टमर आपको मैसेज कर रहा है बड़े गुस्से से कि मैंने तो आपको इमेजेस सेंड किए हैं, तो बजाय इसके कि आप उसको ये कहें यू डिडंट सेंड इट, या आप उसको डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं, यू डिडंट सेंड इट, आप उसको कहें कि कैन यू प्लीज सेंड इट अगेन, आई कुडंट फाइंड इट इन योर चैट। यानी उसको आप ये ना कहें कि तुमने सेंड नहीं किया, आप उसको कहें कि तुम उसको दोबारा सेंड कर दो मेरे पास, बजाय इसके कि ब्लेम वाले सेंस बने। नंबर 5, से व्हाट डू यू वांट, नॉट व्हाट यू डोंट वांट। वो ना बताएं जो आप नहीं चाहते। मसलन
आप ये नहीं चाहते कि मैं $5 में काम करूं। जैसे एक स्टूडेंट का मैं एक सिचुएशन आपको बता रहा था कि वो कस्टमर ने कहा कि मुझे तो वो सारे सोशल मीडिया किट भी चाहिए, फ्रंट बैक स्पाइन भी बनवाना है, और पैसे सारे $5 और मुझे सोर्स फाइल्स भी चाहिए। वो प्रॉबेबली इस वक्त ऑनलाइन भी हैं शायद। तो बजाय इसके कि हम ये कहते हैं कि मैं इतने में नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट, मतलब ये ऐसे मैं नहीं करना चाहता, आप कस्टमर को पॉजिटिव साइड बता सकते थे उसकी कि यस दैट्स आई वुड लव टू डू इट फॉर यू, नॉर्मली द प्राइस इज, यानी आप अंदाजे से कैलकुलेशन कर लें कि अगर 5 फेसबुक कवर्स हों तो 5 इंटू 5 $25 होते हैं, और बाकी फ्रंट बैक स्पाइन के $5, तो तकरीबन कोई $30 का उसका ऑर्डर है। तो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि नॉर्मली इट्स द प्रोजेक्ट ऑफ $30 to $35, बट आई कैन डू इट फॉर यू इन $10. I want to do it for you in $10 because that's the pretty discounted price. ये है आपका उसको ये बताना कि आप क्या चाहते हैं। आप बकायदा यहाँ पे इसको यूं भी समझ लें कि आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं, बकायदा आप कस्टमर को गाइड कर सकते हैं। हम ना डरते हैं यूजुअली, ये बड़ी अहम बात है फ्रीलांसिंग में कि कभी भी कस्टमर को गाइड करने से ना डरें। कस्टमर को गाइड करने से मुराद क्या है, अगर उसको वो कहता है कि मुझे ये तो काम इतनी देर में चाहिए, इतनी देर का काम है और ये तो इतनी कीमत इसकी बनती है, तो आप उसको बकायदा गाइड करें कि you are pretty right, but the market value for this project is this and the market timeline for this project is this, कि नॉर्मली ये इस हिसाब से होता है और मैं जो हूँ वो आपके लिए डिस्काउंटेड प्राइस में ये यूं करना चाह रहा हूँ। और हाँ, उसके लिए आप एक्स्ट्रा कोई चीज़ उसको ऑफर कर सकते हैं कि आई कैन ऑफर यू अ फ्री बिजनेस कार्ड, आई कैन ऑफर यू अ लाइफ टाइम VIP support that you can have from me. Then number 6, focus on the future, not the past. Instead of I have told you before not to, so from now. यानी हम जो कस्टमर के साथ थोड़ी सी हमारी गड़बड़ होती है या मिसकम्युनिकेशन होती है या थोड़े आप कह लें कि टेम्परामेंट वाइज चीज़ें ख़राब होती हैं, तो इस वजह से होती हैं कि कस्टमर ने कुछ ना कुछ पास्ट में बताया होता है या आपने उसको कुछ मैसेज किया होता है, तो वो उसने या तो पढ़ा नहीं होता या फिर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो बजाय इसके कि आप पास्ट को डिस्कस कर रहे हो कि मैंने तो ये कहा था, मैंने मेरी बात ही नहीं मानी पास्ट में, मैंने ऐसे कहा था, ऐसे क्यों नहीं हुआ। आप हमेशा फ्यूचर पे फोकस करें कि अब हमने नेक्स्ट कैसे चलना है, बजाय इसके कि हम कहें कि मैंने ऐसे कहा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो नेक्स्ट मैंने ऐसे चलना है। देन शेयर इन्फॉर्मेशन रादर देन आर्ग्यू और एक्यूज। बजाय इसके कि आप उसको गलत साबित करें किसी भी चीज़ के ऊपर, आप उसको गाइड करें। वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला था वो ये पॉइंट था 7 नंबर। तो ये बेसिक पॉजिटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन है, इनको आप फॉलो कर लें तो आपकी कम्युनिकेशन गड़बड़ नहीं होगी कम से कम। और एक कस्टमर जो है जो आपके पास पहली दफा आया है वो जाएगा नहीं। लेकिन इन सब को यूटिलाइज करने के लिए आपको सबसे पहले कस्टमर को इंगेज करना होता है। मतलब आप लोग अगर चाह रहे हैं कि हम जो है वो कस्टमर को इंगेज करें, अब ये सब तो तब काम आएगा, ये वाली सारे प्रिंसिपल, जब एक दफा आपके पास कोई आ गया है। अब मैं कह रहा हूँ किसी को लेकर आना है, तो किसी को अपने पास लाने के लिए, कम्युनिकेशन चलाने के लिए और कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होते हैं क्वेश्चंस। कम्युनिकेशन शुरू ही क्वेश्चन से होती है और कम्युनिकेशन चलती भी सवालों पे। यानी अगर आप किसी से अपनी बातचीत शुरू करना चाह रहे हैं तो सिंपल सा तरीका यह है कि सवाल पूछें, और जब तक आप सवाल पूछते जाएंगे बातचीत चलती जाएगी। जहां पे आप सवाल पूछना बंद कर देंगे वहां पे फुल स्टॉप लग जाएगा। तो फाइवर हो या रियल लाइफ हो, आपको कहीं भी अगर बातचीत शुरू करनी है तो आपको सवालात से शुरू करनी होती है ताकि अगला बंदा आपके साथ इंगेज हो। अब डेफिनेटली अब सवालों की कई किस्में होती हैं, तो वो सवालों की टाइप्स भी आपके साथ अभी शेयर होंगी कि सवाल किस किस्म के होते हैं। देन ये भी आपको गाइड किया जाएगा कि आपने कब कोशिश करनी है कि किस किस्म का सवाल पूछें। तो बेसिकली ये दो मेन टाइप्स होती हैं, ओपन क्वेश्चंस होते हैं और प्रॉबिंग क्वेश्चंस होते हैं। ओपन क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिसमें आपको रीजंस और लॉजिक्स मिलती हैं। सादे लफ्जों में अगर आपको मैं बात समझाऊं तो ओपन क्वेश्चंस होते हैं WH फैमिली, वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, इन सब का जो आंसर है ना ये ओपन क्वेश्चंस है।
क्यों, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब गए, क्यों गए, कहाँ गए, ये ओपन क्वेश्चन जिनकी एक्सप्लेनेशन मिलती है जवाब में। और प्रॉब्लम क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें आप टॉपिक के ऊपर ही जो टू द पॉइंट जो बात हो रही है, एक हाँ या ना में इस तरह से मतलब टू द पॉइंट आपकी बात होती है। तो ये बेसिक टाइप्स हैं। अब इनमें क्लोज्ड और ओपन क्वेश्चंस को अगर हम थोड़ा सा फर्क देख लें, प्रॉब्लम इससे अगली स्लाइड में आपको समझाएंगे। अब क्लोज्ड और ओपन क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका जवाब हाँ ना में मिलता है, एक लफ्ज का जवाब होता है। और ओपन क्वेश्चंस वो होते हैं जिनकी वजाहत होती है, जैसे हमने पहली बात की, जैसे व्हेन डिड दैट हैपन, कब हुआ, टू द पॉइंट एक लफ्ज का जवाब हुआ, शाम को हुआ, कल हुआ, आज हुआ, इस तारीख को हुआ, दैट्स इट। वाज योर ट्रिप सक्सेसफुल, यस और नो, सिंपल। डिड यू लाइक द कैंडिडेट, यस और नो। डिड यू हैव अ गुड मीटिंग, यस और नो। तो ये आपके क्लोज क्वेश्चंस हैं, इनको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हमेशा तब पूछे जाते हैं जब आप सेल क्लोज कर रहे होते हैं, यानी जब आप ओपन क्वेश्चन करके एक दफा कस्टमर को समझ के अंडरस्टैंड करके अब आप कस्टमर को अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं, तो तब आप पूछते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस की अगर हम मिसाल लें, व्हाट लेड अप टू दैट, ये कैसे हुआ, व्हाट डिड यू मैनेज टू अकम्प्लिश ऑन योर ट्रिप, क्या क्या अकम्प्लिश किया, एंड व्हाट वेज डू यू थिंक दैट कैंडिडेट मीट्स आवर नीड, किस किस तरह से कैंडिडेट हमारी जरूरियात को जो है ना वो मीट कर रहा है, उन पे पूरा उतर रहा है, व्हाट हैपेंड एट द मीटिंग, मीटिंग में क्या हुआ। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर को अपनी तरफ माइल करने के लिए। क्यों? जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो वो इमोशनली आपके साथ अटैच होता है, क्योंकि तब आप उससे उसकी नीड के बारे में कुछ पूछ रहे होते हैं, यानी वो जज्बाती तौर पे आपके साथ जुड़ना शुरू होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन से। तो जब वो एक दफा जुड़ जाता है, वो कस्टमर आपको अपनी जरूरियात, अपना माइंड, अपनी चीजें समझा देता है, फिर आप उससे पूछते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन कि शुड आई सेंड यू एन ऑफर नाउ, सो इज $5 फाइन फॉर यू। टू द पॉइंट क्वेश्चन बाद में आते हैं, पहले आप हमेशा उसका थीम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसको फाइवर के कॉन्सेप्ट में देखें, ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, तो फाइवर पे या फ्रीलांसिंग की फील्ड में देखें तो ओपन एंडेड क्वेश्चन से मुराद ये है कि जो आपको बायर रिक्वेस्ट के टाइम पे भी कॉन्सेप्ट सिखाया गया, ताकि उससे सबसे पहले क्वेश्चन पूछें उसकी नीड को रीफ्रेस करके कि यू वांट अ बिजनेस कार्ड, व्हाट इज योर कलर स्कीम, और डू यू हैव एनी फिक्स आइडिया, इफ यू हैव एनी फिक्स आइडिया प्लीज शेयर इट विद मी, प्लीज शेयर सम सैंपल ऑफ योर इमेजिनेशंस। तो ये आपके कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं जिसका वो कोई ना कोई वजाहत के साथ जवाब देगा। और क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी बात समझ लें कि जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो सिंपल एक सवाल पूछता है सिर्फ, जी आपको क्या मसला है, या आपको क्या बीमारी है, या आपका क्या प्रॉब्लम है, मैं जनरल फिजिशियन की बात कर रहा हूँ। तो वो सिर्फ एक सवाल पूछता है और हम जो है ना आम तौर पे अक्सरियत लोग उसको सारी सिचुएशन बता देते हैं कि पहले मैं फलाने डॉक्टर के पास गया, फिर मैंने इतनी देर उससे दवाई खाई, फिर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा, फिर ये हुआ, अब मुझे इधर दर्द होता है। अब वो जिस चीज का डॉक्टर नहीं भी होता हम उसको वो भी बता देते हैं। मसलन आप चेक करवाने गए हैं अपना कोई कमर का दर्द, हम उसको कहते हैं मेरे मुझे ना नींद भी नहीं आती, मेरा ना आंखें भी दर्द करती हैं सोते हुए, मुझे ना एक कान में भी दर्द होता है, मेरा ना आधा सर भी दर्द करता है, हालांकि वो इन चीजों का डॉक्टर ही नहीं है। हम ये सब कुछ क्यों बताने लग गए? क्योंकि उसने सवाल पूछा था हमसे। तो जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो उसको लगता है कि हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, हम उस पे और उसके काम में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो वो फिर हमें बड़ी खुशी खुशी और कंफर्ट के साथ चीजें शेयर करता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं बात को शुरू करने के लिए, अगले को टटोलने के लिए, या अगले से अब उसकी सारी कॉन्सेप्ट और बातें उसके दिल और दिमाग से बाहर निकालने के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि वो क्या चाहता है। और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उससे हाँ ना में कोई डिसीजन लेने के लिए, कि अब ऑर्डर करना है, अच्छा डू यू एक्सेप्ट इट, डू यू लाइक इट, या फिर शुड आई सेंड यू एन ऑफर, और इज $15 फाइन फॉर यू, और इस तरह से ये आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इन दोनों को जब तक क्वेश्चंस को यूज नहीं ना करेंगे, क्वेश्चन जो कस्टमर है उसने आपके साथ कंफर्टेबल कभी भी नहीं होना। तो क्वेश्चन जो है वो सबसे बेसिक चीज है। जस्ट लाइक अभी उस्मान साहब ने आते साथ शुरू में क्या किया, सवाल पूछे, ठीक है, सवाल पूछे, आप लोग बड़े इंटरेस्टेड हो गए एकदम में, हो हमारे मतलब की बात हो रही है। तो इसी तरह जब आप कस्टमर से सवाल पूछते हैं तो आपके साथ फिर वो डायरेक्टली अटैच होता है, और फिर वो आपके साथ जो चलना चाहता है वो उसका लेवल और होता है, बजाय इसके कि कस्टमर का मैसेज आया और उसने अपनी एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख के कहा कैन यू प्लीज डू इट, और आपने एक उसको थका सा जवाब दिया यस आई कैन डू इट।
उसके ऊपर तो क्लाइंट का क्या रिस्पॉन्स होगा जब तक आप उसके साथ उसको इमोशनली अपने साथ नहीं जोड़ते, क्योंकि सेल हमेशा इमोशंस के बेस पे होती है, लॉजिक के बेस पे कभी भी सेल नहीं होती। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। देन आपके पास ये प्रॉबिंग क्वेश्चंस किस किस्म के होते हैं जी, कैन यू प्लीज मोर स्पेसिफिक, उससे हम थोड़ा सा उसी टॉपिक से रेलेवेंट रहने की बात करते हैं, उससे उसकी इमेजिनेशन उतनी नहीं पूछ रहे होते या उसकी मर्जियां। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दैट, व्हाट हैपेंड देन, फॉर इंस्टेंस हाउ डज दिस अफेक्ट यू, व्हाट माइट कॉज दैट, डू यू थिंक, कैन यू फिल मी इन ऑन द डिटेल्स। तो ये आपके प्रॉबिंग क्वेश्चंस हैं। प्रॉबिंग क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लें। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो ओवरऑल जर्नल किसी भी चीज से रेलेवेंट हो सकते हैं, हम कस्टमर से पूछ सकते हैं। इवन के अगर आप कस्टमर से पूछ लें हाउ आर यू, तो दैट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, वो प्रॉबिंग क्वेश्चंस नहीं है ना, वो क्लोज एंडेड है। अगर आप उससे पूछते हैं हाउ इज योर हेल्थ इन कोविड-19, आर यू ओके, आर यू सेफ फ्रॉम कोविड-19, ये आजकल के दौर में आपको पूछ लेना चाहिए, ऐसा कोई मसला नहीं है। कस्टमर आपके साथ इमोशनली जुड़ेगा कि यार इसको मेरी सेहत का ख्याल है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप उससे कोई वजाहत पूछ रहे होंगे उसके काम की, तो वो प्रॉबिंग क्वेश्चन होगा। और जब आप उससे कोई हाँ ना में जवाब चाह रहे होंगे तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चंस की कुछ टाइप्स हैं, ये आपको मतलब आप मुझसे ये बाद में स्लाइड्स ले भी सकते हैं। अब हमने ये सब बातें उसके साथ करनी कैसे हैं, तो हमने ये सब बातें करनी है कुछ पॉजिटिव वर्ड्स के साथ। क्यों पॉजिटिव वर्ड से मुराद क्या है? पॉजिटिव वर्ड्स से मुराद वो लफ्ज हैं जो पॉजिटिव एनर्जी एमिट करते हैं, जिनसे पॉजिटिव असरात आते हैं बोलने वाले पे और सुनने वाले पे, इवन के लिखने और पढ़ने वाले पे भी। क्योंकि दुनिया में जितने भी लफ्ज होते हैं, हर लफ्ज की एनर्जी होती है, हर लफ्ज के हरूफ होते हैं, मतलब हर लफ्ज के सारे कलर्स होते हैं। अब अलिफ है ना, तो उसका कोई कलर है, बे का कोई कलर है, ते टे से जितनी भी है, ए बी सी डी, इनके कलर्स हैं बाकायदा, और इनसे खास एनर्जी निकलती है। अब अगर आप थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि ये पॉजिटिव अफर्मेटिव वर्ड से मुराद क्या है, जितने भी आपके लफ्ज हैं, अच्छे हैं या बुरे, मतलब कोई नेगेटिव गालियां हैं या कोई बहुत दुआएं हैं, वो सब कुछ उसी अलिफ बे पे और ABCD से बनते हैं। मतलब उसी अलिफ बे पे से आप अल्लाह लिखते हैं, उसी अलिफ बे पे से आप मोहम्मद लिखते हैं, उसी अलिफ बे पे से आप जन्नत, नेकी, मोहब्बत, प्यार, ये सब कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं जिनको हम सुन के बड़ा खुश होते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। अलिफ बे पे वही है। लेकिन उसी अली बे पे से आप हर किस्म की, शैतान भी उसी से अली बे पे से बना हुआ है, शैतान, इसी तरह नमरूद, इसी तरह ये अबू जहल। अब बेसिकली हमें कुछ लफ्ज सुन के बड़ा अच्छा लगता है और कुछ लफ्ज सुन के बड़ा बुरा लगता है, तो वो सिर्फ उनके साथ अटैच एनर्जी की वजह से ऐसा होता है कि वो जो लफ्ज आप बोलते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं या लिखते हैं, तो उस लफ्ज के साथ एक खास एनर्जी अटैच होती है। जब वो लफ्ज बोला जाता है तो वही एनर्जी आके हमारे दिमाग पे इफेक्ट करती है, तो हमें बुरा लगता है। मिसाल के तौर पे आप किसी को कहते हैं कि ओ मेरा बब्बर शेर, मेरा चीता, तो वो बड़ा खुश होता है, कहता मैं बब्बर शेर हूँ, मेरी क्या बात है। लेकिन उसी को अगर आप कोई जानवर कोई और कह दें तो उसको बड़ा बुरा लगता है। अब वो बुरा इसलिए लगता है क्योंकि वो जो कोई और जानवर या किसी चीज का आप नाम ले रहे हैं तो उसके साथ एनर्जी नेगेटिव अटैच होती है, तो उसको अपने अंदर वही वाली एनर्जी फील होती है कि अच्छा मैं ऐसा हूँ, तो उसको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन वही शेर चीते पे वो बड़ा खुश होता है क्योंकि उसको वो वाली सारी एनर्जी अपने अंदर फील हो रही होती है कि हाँ यार मैं बब्बर शेर, मेरे अंदर ये खसलतें हैं, मैं दलेर हूँ, मैं बहादुर हूँ। तो इसी तरह कम्युनिकेशन में भी पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। अगर आप ये वर्ड्स यूज नहीं करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन में जान नहीं आएगी। इफ वो एक होती है ना, जानदार आपकी बात नहीं होगी फिर। मिसाल के तौर पे ये जो लफ्ज हैं, इनको आप ऐसे तो नहीं बोलते अब, डेफिनेटली, श्योरली, एब्सोल्युटली, ग्लैडली, सर्टेनली, फैंटास्टिक, ग्रेट, ग्रेट, गुड वर्क, मतलब इतनी एनर्जी के साथ तो हम कभी भी नहीं बोलते। आपने कभी भी गुड या ग्रेट या फैंटास्टिक बोला है या सुना है तो वैसे होता है, ग्रेट, गुड, डेफिनेटली, श्योरली, एब्सोल्युटली, फैंटास्टिक यार, फैंटास्टिक यार। हम बड़े उसको ना एनर्जी के साथ बोलते हैं, बड़े एक्साइटेड होकर। तो जब ये लफ्ज बोले जाते हैं तो डेफिनेटली बोलने वाला भी एनर्जाइज होता है और सुनने वाले में भी सेम एनर्जी ट्रांसफर होती है। और जब ये पढ़े जाते हैं तो पढ़ने वाला उसी एनर्जी के साथ इनको रीड करता है। तो आपने इन लफ्जों को बाकायदा अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करना है। यानी आप कस्टमर का रिप्लाई आया कैन यू प्लीज डू इट, तो बजाय इसके कि आप उसको ये कहें यस आई कैन डू इट, आप कहें डेफिनेटली आई कैन डू इट, श्योरली आई कैन डू इट, एब्सोल्युटली यू आर राइट। अगर उसने कोई आइडिया दिया उसको ये ना कहें यस यू आर राइट, से उसको कहें ग्रेट, दैट्स एन ग्रेट आइडिया, बट आई वुड लाइक टू ऐड दिस थिंग इन दिस। तो इन वर्ड्स को बाकायदा इस्तेमाल करना है आपने अपनी कम्युनिकेशन में।
ना सिर्फ अपनी गिग डिस्क्रिप्शन में, अपने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में, बल्कि जो प्रपोजल सेंड कर रहे हैं उसमें भी यूज करें जहां पे आप यूज कर सकते हैं। देन कुछ फ्रेजेस हैं, इन फ्रेजेस को आप यूज कर सकते हैं, यानी थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो अबाउट दिस, मसलन कस्टमर ने आपको कुछ इशू बताया है कि ये फाइल नहीं ओपन हो रही है, इस तरह के कोई भी जो छोटे छोटे माइनर इश्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आपके पास फ्रेजेस हैं उन सिचुएशंस के लिए, कि आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें बताया, आई एम सॉरी टू हियर अबाउट दिस। अगर उसने कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी तो आप उसको सबसे पहले, हाँ ये वाली थी, इसको भी हम वापस आते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले उसको जो है वो आप क्या करें, सॉरी करें कि मुझे अब अफसोस हुआ जो भी आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हाउ यू फील, और मैं समझ सकता हूँ कि आप पे क्या गुजरती है, और थैंक यू सो मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, फ्रीलांसिंग में तकरीबन 5 सालों की प्रूवन बात, कि कस्टमर जितना मर्जी एंग्री हो, वो ऑर्डर कैंसलेशन की बात करे, वो कहे कि मेरे पैसे वापस करो, वो धमकियां दे, ये 2 जुमले सिर्फ आप उसके ऊपर बोल दें, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझ सकता हूँ कि आप पे क्या गुजर रही है। इस जुमले का जो इफेक्ट है लिसनर पे वो ये है कि उसको लगता है कि आप उस खुद को उसकी जगह पे रख के देख रहे हैं, तो वो फिर आपके साथ जरा कंफर्टेबल हो जाता है और आप पे ट्रस्ट करता है। जब आप किसी को कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ आपकी क्या हालत है, आपका दुख समझ सकता हूँ, आप क्या गुजर रही है, अब ये किस सेंस में आएगा, मसलन आपने ऑर्डर लेट डिलीवर किया, अब आपने जो है कस्टमर आपके साथ नाराज है, आपको कहें जी मैं समझ सकता हूँ कि लेट डिलीवर करने से क्या होता है, या आपको किस तरह का इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ा है सिर्फ लेट डिलीवरी से, मैं समझ सकता हूँ, एंड देन थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, आपने जो इतना सब्र किया है और मुझे अंडरस्टैंड किया है, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ इस बात के लिए, इस बात के लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। ये 2 बातें आप सिर्फ बोल दें तो एक एंग्री से एंग्री बंदा भी, कस्टमर भी, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, वो रियल लाइफ में कोई है, या कोई फाइवर पे फ्रीलांसिंग ऑनलाइन कस्टमर है, तो वो आपकी बात सुनेगा रुक के, वो जाएगा नहीं। फिर आगे डेफिनेटली आपने उसको कन्विंस करना है, अब आप कैसे कन्विंस करते हैं वो तो आपकी अगली बात है, आपके पास कितने स्ट्रॉन्ग दलाइल है वो उस पे है, लेकिन आप किसी भी कस्टमर को जाने से रोक सकते हैं सिर्फ इन 2 बातों से, एंग्री कस्टमर। और नंबर उसके बाद नीचे जुमला लिखा हुआ है, आई विल एक्शन दिस फॉर यू राइट अवे इन, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, या मैं इसके लिए इसको यू ठीक इस तरह से कर दूंगा, या मैं आपके लिए आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट राइट अवे, मैं इसके भी काम शुरू कर दूंगा। ये आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये आपके पास कुछ फ्रेजेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं कस्टमर को कंप्लेंट्स को डील करने के लिए, यानी कस्टमर अगर आपके साथ इशू खड़ा करके बैठा हुआ है, आपको कंप्लेंट्स कर रहा है, आपको कह रहा है कि ये काम सही नहीं है, तो उस पे आप पूरा ऐसे हैंडल करते हैं। उसके बाद एक चीज जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वो ये है कि कस्टमर को हमेशा सोल्यूशन दे, हमने पहले ही बात की। अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझ लें कि कभी भी कस्टमर को आप ऑर्डर ना दें कि डू इट, उसको हमेशा या तो सजेशन दें, मे आई सजेस्ट दैट, या फिर आगे एक वर्ड आएगा रिकमेंड, या तो कस्टमर को रिकमेंडेशंस दें या फिर उसे रिक्वेस्ट करें। उसको कभी भी डायरेक्टली ना कहें प्लेस ऑन ऑर्डर, उसको कभी भी ना कहें कि प्लीज सेंड मी फाइल, उसको कभी भी ना कहें सेंड इट अगेन, डायरेक्ट ना कहें, उसको कहें आई सजेस्ट यू टू प्लेस एन ऑर्डर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेंड दिस फाइल अगेन, आई रिकमेंड यू टू हैव अ लुक इट अगेन। उसको हमेशा या तो रिकमेंड करें, या फिर सजेस्ट करें कस्टमर को, या फिर रिक्वेस्ट करें। ये 3 वर्ड जब आप किसी के साथ यूज करते हैं उसको लगता है कि आप उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब आप किसी को डायरेक्ट कहते हैं डू इट, तो वो उसको लगता है कि शायद मैं पता नहीं कोई नीचे हूँ तो मेरे ऊपर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, मुझ पर हुक्म चलाया जा रहा है। तो ये हमेशा कस्टमर को इस तरह से चलाएं। देन आपके पास ये कुछ और फ्रेजेस हैं कि आई डू अंडरस्टैंड द इनकन्वीनियंस, अगर कस्टमर ने कोई इनकन्वीनियंस फेस की है, वो वाकई कह रहा है कि मेरा लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर आप उसको ये रिप्लाई करेंगे। और जब वो बताए कि फाइल ओपन नहीं हो रही, तो आप उसको कहें लेट मी सी हाउ कैन आई फिक्स दिस, मैं इसको देखता हूँ कैसे ठीक हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है, देन आई रिकमेंड दैट, कि उसको रिकमेंड करें, एंड देन आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ये जो जुमला लिखा हुआ है ये एक बड़ा जबरदस्त जुमला है। अब थोड़ा सा फर्क देखिएगा, बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि एक कस्टमर है, एक बंदा आके कहता है कि जी आई वांट अ टी शर्ट, कैन यू प्लीज डू इट इन 4 आवर्स, और कैन यू प्लीज डू इट इन $5, आई वांट 3 डिजाइन बट आई जस्ट हैव अ बजट ऑफ $5। तो अब आप उसको
एक बात तो ये है कि डेफिनेटली आई कैन डू इट। अब डेफिनेटली आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, इसका इंप्रेशन टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आई वांट टू डू दिस और आई कैन डू दिस। तो जहां पे भी आप लफ्ज आई कैन और आई देते हैं कि मैं ये करूंगा या करके दूंगा, तो वहां पे आप इवन के प्रपोजल में भी उसको लेके आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, आई एम मोर देन हैप्पी टू गेट योर रिजल्ट्स, आई एम मोर देन हैप्पी टू help you to achieve your goals, and then for the quickest resolution I would request you to do this, जो भी उसको कोई एक्शन होता है। तो कस्टमर हैंडलिंग और कम्युनिकेशन जो है ना वो बेसिकली आपकी सारी की सारी लफ्जों पे चलती है। अब इसी में अगर हम एक इम्पॉर्टेंट बात देखें तो ये जो 5 हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे पावरफुल और ताकतवर 3 लफ्ज हैं, न्यू, यू, फ्री, बिकॉज, इंस्टेंटली। और अगर आप गौर करें तो इन 500 में आई कहीं नहीं है। मतलब आई एम दिस, आई एम दैट, आई, जो हम अपनी सारी एक्सप्लेनेशन आई के साथ शुरू करते हैं और हम हर जगह आई करते रहते हैं। मतलब मैं ऐसा हूं, मैं। तो अगर आप देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कौन है मार्केट में, वो यू है। यू मतलब सामने वाला मतलब कस्टमर, उसकी बात करें, उसकी सारी चीज होनी चाहिए। देन न्यू है, जहां पे भी लफ्ज न्यू का आ जाता है तो न्यू तो वैसे ही नए ट्रेंड्स को शो करने के लिए होता है, क्योंकि लोग तो चाहते ही न्यू चीजें। अगर आप वैसे कह दें कि मोबाइल ले लें तो कोई नहीं लेगा, आप कहें जी न्यू आया है तो वो वाकई ले रहे होंगे लोग। इसी तरह फ्री है, अब फ्री के ऊपर कोई भी बंदा स्टे करेगा ही करेगा, चाहे वो उसकी जरूरत नहीं भी है। वो प्रोडक्ट अगर किसी की जरूरत नहीं है तो फ्री का वर्ड लिखा हुआ है, फ्री बोला जा रहा है, फ्री की आवाज लगाई जा रही है, फ्री मेंशन हुआ है, तो रुकना ही रुकना है हर एक ने कि यार फ्री में क्या मिल रहा है। क्योंकि सारी दुनिया ये चाहती है कि मुझे कुछ करना ना पड़े, देना ना पड़े, फ्री में मिल जाए। एंड देन बिकॉज, जहां पे वर्ड बिकॉज आ जाता है उसका मतलब होता है लॉजिक, क्योंकि बिकॉज का मतलब है क्योंकि। अब जहां पे लॉजिक आ जाती है तो लॉजिक आती है अकल को बात समझाने के लिए, क्योंकि आपने कन्विंस लॉजिकली करना होता है। अगर किसी को रीजन नहीं बताएंगे, फॉर एन एग्जाम्पल मैं किसी से पूछता हूँ जी, या आप कस्टमर ने आपसे कहा कि आप जो है ना ये काम कर सकते हैं या नहीं, या कितनी देर में करके देंगे, आपने कहा 12 घंटे में, वो कहता है 4 घंटे में चाहिए। अब आप जब तक उसको रीजन नहीं बताएंगे कि ये 12 घंटे में क्यों है, तब तक तो वो आपको ऑर्डर ही नहीं देगा। वो तो उसी के पास जाएगा जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। तो आपको अपनी बातों को लॉजिकल बनाना है विद द यूज ऑफ बिकॉज। यानी अगर आप प्रपोजल भेज रहे हैं तो उसको ये ना कहें आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, आप सिंपल इस तरह से कहेंगे आई कैन डू दिस बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर विद इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। एंड देन इंस्टेंटली, तो डेफिनेटली इंस्टेंटली का भी एक बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट है। तो इन 500 लफ्जों को आपने नंबर 1 तो कैपिटल लिखना है जहां पे भी लिखना है। ये मैं फ्रीलांसिंग फील्ड में बात कर रहा हूँ। यानी अगर आप प्रपोजल लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, अपना टाइटल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, ये वर्ड्स कैपिटल लिखे होने चाहिए, न्यू, यू, फ्री, बिकॉज, इंस्टेंटली। और नंबर 2, इनको बोल्ड लिखना है जहां पे भी लिखना है। नंबर 1 कैपिटल लिखना है, नंबर 2 बोल्ड लिखना है। उसका फायदा क्या है, क्योंकि पहले दूर से ये क्लियर नजर आएंगे जल्दी जल्दी, यानी कस्टमर को दूर से ही ये नजर आ जाएंगे लफ्ज, तो इस पे वो रुकेगा ही रुकेगा। यानी उसकी जो अटेंशन है, तवज्जो है, वो हमें आसानी से मिल सकती है इन लफ्जों के इस्तेमाल से। तो इनको भी बाकायदा इस्तेमाल करना है। तो इनको आप अपने पास नोट कर सकते हैं, जैसे शुरू में मैंने बात की कि आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, उसमें आप साथ साथ नोट कर रहे हो। अब यहां तक जो है ना ये सारी बातें हैं कि आपको पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं। देन आपको कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए सेपरेट जुमले होते हैं। अब ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये हतमी है जो आपको यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 10 जुमले बताए गए हैं। आपको बेशुमार जुमले मिलेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये इतने थोड़े हैं। बाकायदा आप ग्रीटिंग्स ही अगर आप देखने बैठे हैं ना, तो ग्रीटिंग्स की कितने किस्में आ जाती हैं। अगर आप सी ऑफ को देखें तो सी ऑफ करने की ही कितनी किस्में आ जाती हैं। अगर आप स्माइल की बात करें तो स्माइल की ही कोई 21 किस्में हैं। तो आगे डेफिनेटली वो उसके अंदर आप और सीखते हैं और डेप्थ में जाएंगे तो चीजें आपके सामने आ रही होंगी। तो यहाँ तक तो ये बात है आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन के हवाले से जो आज का मेन टॉपिक था। अब यहाँ तक सर आप अगर कुछ ऐड करना चाहें, बिकॉज नेक्स्ट वी हैव दैट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर फ्रीलांसर्स स्लाइड। आर यू देयर सर?
ओके, प्रॉब्ली ही इज नॉट हियर। तो हम जो है वो आगे चलते हैं। अब ये सब कुछ सीखने के लिए एक्ट इंस्टीट्यूट ने, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, कहीं पाबंदी नहीं है कि आप किसी से किसी जगह का कोर्स ही करें। आप खुद से इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आप खुद से चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कैसे करना है वो अलग से, वो वीडियो एक अपलोड की थी मैंने, हाउ टू सर्च ऑन गूगल, वो आप उसको देख के उसको फॉलो कर सकते हैं कि गूगल पे चीज़ों को कैसे ढूंढा जाता है, सर्चिंग तरीकाकार क्या है गूगल पे चीज़ ढूंढने का, वो वहां से भी आप इंस्पिरेशन और आइडियाज ले सकते हैं। और एक्ट इंस्टीट्यूट ने जो लोग सीख के करना चाहते हैं, वो चाहते हैं नहीं जी हम तजर्बे नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमें टू दी पॉइंट गाइडलाइन मिले, हम उसको फॉलो करो, रिजल्ट्स ले। तो ऐसे संजीदा लोगों के लिए जो है ना वो एक्ट इंस्टीट्यूट ने ये एक प्रोग्राम हमने रेडी किया है, जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर, सिर्फ जस्ट फॉर फ्रीलांसर्स। यानी वो इंग्लिश जो नॉर्मली मैं क्लास में एक्सप्लेन कर रहा होता है कि इंग्लिश का कोर्स होता है वो अलग है, उसके लंबा चौड़ा प्रोग्राम है वो, उसमें वो 50 वर्किंग डेज हैं, वो उस्मान साहब खुद सारी ट्रेनिंग उसके ऊपर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए है। यानी आपके को जानने वाले फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग नहीं भी ली, तो वो ये कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हैं। आप लोग सीख सकते हैं जिसके टोटल 8 सेशंस हैं। जैसे आपकी फ्रीलांसिंग क्लास के टोटल कितने सेशंस थे, प्रॉबेबली 20 सेशंस, तो इसके 8 इसकी टोटल क्लासें होंगी, ट्वाइस अ वीक होगा, हफ्ते में 2 दिन, 2 घंटे का एक सेशन होगा, और 1 महीने में आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। जिसमें क्या क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन सारी की सारी वो आपको रिटर्न फॉर्म में सारी चीजें मिलेंगी। कस्टमर सर्विस स्किल्स क्या होती हैं वो बकायदा आपसे करवाई जाएंगी, क्योंकि लेक्चर, आज के लेक्चर में तो आपने ये सीखा है कि होता ऐसे है, खुद अभी तक किया नहीं है, लेकिन जब आप इस प्रोग्राम में आएंगे तो आपको ये करवाया जाएगा, आपके आपके हाथों से, आपसे आपकी बॉडी लैंग्वेज यूज करवा के, आपसे बोल के, आपसे लिखवा के ये होगा। देन पीपल स्किल्स हैं कि लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे होती है, ये भी इसी के अंदर शामिल है। देन यूज ऑफ कीवर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, किस वक्त कौन सा वर्ड यूज करना है। मैं अगर आपको सिर्फ अभी सिंपल बात करूँ ना कि किसी कस्टमर को वेलकम करना है, तो वेलकम करने का तो सिंपल ये भी है, वेलकम, देन वेलकम टू माय प्रोफाइल, देन वेलकम ऑन बोर्ड, देन आई वेलकम यू टू माय प्रोफाइल ऑन फाइवर। तो अब ये कितनी किस्में हो गई जुमले की, एक ही जुमला है। तो ये कब कौन से फ्रेजेस बोलने हैं, कब कौन से नहीं बोलने हैं, ये सारा इसमें ट्रेनिंग आपकी गाइडलाइन है। देन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, कि आपकी रीडिंग स्किल्स कैसे अच्छी हों, कि आप जब किसी का वो बायर रिक्वेस्ट पढ़ें, किसी का प्रपोजल पढ़ें जो उसने अपलोड किया कस्टमर ने कि मुझे ये चाहिए, वो आपकी पहले तो रीडिंग अच्छी हो, कि आपकी आपको उसमें जो है ना वो वर्ड्स का मसला ना हो कि ये इसने क्या लिखा है। एंड नंबर 2, फिर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आपकी अच्छी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट, कि आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको फिर अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल नहीं होगी कि इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। देन राइटिंग स्किल्स है कि अब आप प्रपोजल राइटिंग करते कैसे हैं, ग्रामर क्या क्या सेंस होती है, एक्टिव वॉइस कब लिखना होता है, पैसिव वॉइस कब लिखना होता है, आपने बात इनडायरेक्ट कब करनी है, डायरेक्ट कब करनी है, ये सारी चीजें आपकी राइटिंग स्किल्स आती हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं कि अब प्रॉब्लम आपको दरपेश हो गई है, वो चाहे आपके प्रोजेक्ट के हवाले से हो, वो सॉफ्टवेयर की है, वो ऑनलाइन है, वो अकाउंट की है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हम कैसे डेवलप करें अपने अंदर। तो ये अलग से एक सारी आपको प्रॉपर गाइडलाइन और चीजें मिलेंगी। उसके साथ आपकी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन फॉर इफेक्टिव राइटिंग, आपको बकायदा सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस बताई जाएंगी, लिंक्स दिए जाएंगे कि आप जो है वो आप किस तरह से, अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। जी उस्मान साहब जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की ये सारी क्लासेस लेंगे और मैं होऊंगा, हम दोनों होंगे। ये जो पूरा मेरे आपके सामने भी स्लाइड है, ये उस्मान साहब होंगे, प्रॉबेबली वो आपको बता रहे होंगे बिजनेस कम्युनिकेशन, कस्टमर सर्विस स्किल्स, पीपल स्किल्स, और फ्रेजेस वाला पोर्शन प्रॉबेबली मेरे पास होगा, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स उस्मान साहब करवा रहे होंगे, क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग उस्मान साहब जो है ना वो दे रहे होंगे, ये ऑनलाइन होगा सारा कुछ। देन राइटिंग स्किल्स मेरे पास होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उस्मान साहब करवा रहे होंगे, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस मैं करवा रहा हूँ, सेलिंग स्किल्स उस्मान साहब और मैं दोनों करवा रहे होंगे। तो ये है आपके पास ओवरऑल, मतलब फुल फ्लैज एक प्रोग्राम, ये सब के लिए है और ये ओपन है, मतलब इसको सब लोग ही सीख सकते हैं। और आपको मैंने पहले बता दिया कि सेशंस 8 हैं टोटल, ट्वाइस अ वीक है, हफ्ते में 2 दिन है। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास जिसको आप डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए। सीखे बगैर करेंगे तो फिर तो वही हालात हैं जो अभी ये सज्जाद साहब कुछ कह रहे थे कि मैंने जो है ना वो इतनी रिक्वेस्ट सेंड कर दी तो उसके बाद $250 कमाने के बाद ऑर्डर नहीं आया, और उसके बाद ये हो गया तो मैंने इतनी रिक्वेस्टें भेज दी तो मेरी गिग नहीं सही लग रही।
ये सारी चीजें जो हैं ये हैं आपके पास इश्यूज, तो उनका सोल्यूशन एक्ट इंस्टीट्यूट आपके सामने रख रहा है। और ये स्टार्ट कब होगा, तो ये प्रॉबेबली आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो ये होगा स्टार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से। और डेज भी बाकायदा ग्रुप में पोस्ट लग जाएगी, ऐड के पेज पे भी, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, उसकी गो टू मीटिंग की आईडी भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। डेफिनेटली वो जो लोग फिर रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं के साथ शेयर हो रही होगी। तो ये एक ऑप्शन है। उसके बाद ये जब आप सीख लेते हैं, या जिनके पास ऑलरेडी थोड़ी बेटर है ये वाली, उनको आगे सीखना चाहिए फिर ये दिस, कि आपको अपनी मार्केटिंग आनी चाहिए। कम्युनिकेशन तो आपने सीख ली, ये सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। जैसे ये गो टू मीटिंग पे भी ये ट्रेनिंग हो रही है, ऑलरेडी जितनी क्लासेस चल रही हैं फ्रीलांसिंग की, इवन के इंग्लिश लैंग्वेज, जो उस्मान साहब का अपना प्रोग्राम है वो भी गो टू मीटिंग पे ऑनलाइन ही हो रही है, मतलब वो घर पे बैठ के सारे लोग अटेंड कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन आ गई, फ्रीलांसिंग आ गई। अब अगला स्टेप ये है कि आपको ये डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, कि अब आपको खुद को मार्केट करना आता हो, खुद को चीज़ों को बेचना आता हो, अपनी चीज़ों को एक जो है ना वो मशहूर करना आता हो। उसके लिए डेफिनेटली आपको ये स्किल्स आनी चाहिए। फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, लिंक्डइन और यूट्यूब। तो ये भी अलग अलग एक्ट इंस्टीट्यूट जो है वो ऑफर कर रहा है। यानी आप इनको इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, अगर आप में से कोई चाहता है कि मैं सिर्फ यूट्यूब सीखना चाहता हूँ तो ठीक है। और अगर कोई खाली फेसबुक सीखना चाहता है तो वो भी ठीक है। अगर कोई इंस्टाग्राम सीखना चाहता है तो वो भी ठीक है। और वैसे जो अगर हम कोर्स की बात करें तो ये 3-3 के साथ कोर्स चल रहा है। ये भी जो है ना वो तकरीबन 10-10 सेशंस पर मुश्तमिल है, 3-3 जो है, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये एक कोर्स है। इसके टोटल 10 सेशंस बनते हैं तकरीबन 10 से 11। और गूगल एडवर्ड्स, लिंक्डइन और यूट्यूब मार्केटिंग, मतलब यूट्यूब से रेलेवेंट सब कुछ आ जाएगा, वो सब्सक्राइबर्स, व्यू सब कुछ लेना। लिंक्डइन से मुराद लिंक्डइन के ऊपर सब कुछ है। गूगल से एडवर्ड्स से मुराद एडवर्ड्स में सारा कुछ। फेसबुक से मुराद फेसबुक का सारा कुछ, पेजेस, ग्रुप्स, ऑर्गेनिक रीच, देन बूस्टिंग, गूगल एडवर्ड्स, ये सारा कुछ उसी में आएगा। देन इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम से रेलेवेंट बात होगी कि ट्विटर मार्केटिंग से मुराद ट्विटर की होगी। फेसबुक, जितने भी प्लेटफॉर्म है उनको, उनमें जीरो से लेके एक्सपर्ट लेवल तक आपको सारे टोटके और सारी चीजें समझाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी कि आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं, आप एज अ ब्रांड कैसे काम करते हैं सोशल वेबसाइट्स पे, आप ऑर्गेनिक रीच कैसे बढ़ाते हैं, लाइक्स कैसे ले रहे होते हैं, फॉलोअर्स कैसे लेते हैं, आप अपना पैगाम अपनी टारगेट ऑडियंस को एज वाइज, जेंडर वाइज, एरिया वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज कैसे पहुंचा सकते हैं। मसलन आप में से किसी की डिजाइनिंग प्रोडक्ट है, अब वैसे तो आपकी फ्रेंड लिस्ट में 400 लोग होंगे, अब 400 लोगों की तो डिजाइनिंग नीड नहीं है, लेकिन फेसबुक के थ्रू आप वही अपनी डिजाइनिंग की स्किल अपनी टारगेट ऑडियंस को कैसे सेल कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई सी भी प्रोडक्ट है, यानी अगर कोई आप में से घर में कोई काम करता है एम्ब्रॉयडरी का, या किसी भी तरह से कोई लीडिंग है, या कोई मेल है, कोई काम कर रहे हैं और वो ऑनलाइन अपनी चीजें सेल करना चाह रहे हैं, तो वो ये सारी चीजें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल एडवर्ड्स, यूट्यूब में सब कुछ सिखाया जाएगा कि आप खुद का ना सिर्फ ब्रांड कैसे लॉन्च कर सकते हैं ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, बल्कि दूसरों से काम पकड़ के उनसे पैसे चार्ज करके उनके लिए भी आप काम कर सकते हैं। यानी इस प्रोग्राम में हम क्या बात करते हैं, आप खुद के बिजनेस मैनेजर बन के हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल मीडिया बिजनेस एजेंसी, कि आप एज एन एजेंसी कैसे काम कर सकते हैं। ये फुल फ्लैज एक प्रोग्राम है जिसमें स्टार्ट में दोनों में वही होता है कि डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रो है, देन स्ट्रेटेजी प्लानिंग है कि प्लानिंग कैसे होती है, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, कैसे आपने फाइंड आउट करना है कि मेरी प्रोडक्ट किन की जरूरत है, फिर उनको रीच कैसे करना है, फिर ये कैसे देखना है कि फेसबुक से क्या क्या मिलता है, इंस्टाग्राम किस पर्पज के लिए है, यूट्यूब से क्या मिलता है। तो ये भी सारा कुछ इस ट्रेंडिंग में शामिल है। तो ये जीरो से एक्सपर्ट लेवल तक है। डेफिनेटली गाइडलाइन आपको और चीजें सब कुछ सिखाई जाएंगी, अब अमल आप लोगों ने खुद करना होगा। तो जितना जो प्रैक्टिस करेगा, फॉलो करेगा, वो उतनी जल्दी रिजल्ट्स ले रहा होगा। और तीसरी बात, जो टेक्निकली थोड़ा सा आगे चलना चाह रहे हैं उनके लिए ये वर्डप्रेस का फुल फ्लैज कोर्स है, जो वेबसाइट्स की तरफ आना चाह रहे हैं, जिसमें ये वर्डप्रेस का सारा कुछ के डोमेन होस्टिंग बाय कैसे होती है, सस्ती डोमेन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, होस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, सस्ती कहाँ से मिल रही होती है, देन इनका रोले क्या होते हैं, इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनके कौन सी कंपनी किस तरह से डील करती है, देन वो सी पैनल इंस्टॉलेशन ये होता क्या है, यानी वेबसाइट किसी जगह पे अपलोड कैसे करते हैं, वर्डप्रेस थीम्स, प्लगइन्स, होम पेजेस, यानी ओवरऑल आपको जितनी भी वेबसाइट्स नजर आती हैं उनको आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये है वर्डप्रेस डेवलपमेंट का कोर्स। ये भी एक्ट इंस्टीट्यूट ऑफर करता है, ऑनलाइन ही आप सीख सकते हैं इसको भी। तो फिलहाल अभी जितनी ट्रेनिंग्स हैं वो ऑनलाइन है ड्यू टू लॉकडाउन।
तो डेफिनेटली ये सारी ऑलरेडी चल रही थी इंस्टीट्यूट में ऑन कैंपस ट्रेनिंग्स भी। तो जो लोग फिर ऑन कैंपस आना चाहेंगे तो उनके लिए वहाँ पे भी खुशामदीद, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात कि कम्युनिकेशन सीखें, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करके फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखें, खुद को मार्केट करना सीखें। एंड नंबर 2 फिर आगे वो टेक्निकल काम आ जाते हैं, वर्डप्रेस और एंड्रॉयड डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ें। तो ये सारा फुल फ्लेज प्रोग्राम है। आप इनमें से किसी भी चीज़ में आते हैं, इसके भी चार्जेस 6000 ही हैं। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इसके चार्जेस भी 6000 हैं। गूगल एडवर्ड्स, लिंक्डइन, यूट्यूब, इसके भी 6 हैं। अगर आप इंडिविजुअल करना चाहें तो वो 2000 के साथ डेफिनेटली है। मतलब आप सिर्फ फेसबुक सीखना चाहें तो 2000 उसकी फीस है, वो आप कर सकते हैं। और वर्डप्रेस की अगर हम बात करें तो इसके भी 6000 ही चार्जेस हैं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, सही, मार्केटिंग ज़रूरी है, लेकिन मार्केटिंग तो तब करेंगे जब बात करनी आती है। बात करनी ही नहीं आती तो मार्केटिंग कैसे करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और सजेस्टेड जो लर्निंग है वो है आपका कम्युनिकेशंस वाला प्रोग्राम। ये जो था इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर फ्रीलांसर्स, इसको आप लोग लाजमी सीखें और फिर आगे चलें। सीखे बगैर करेंगे तो फिर तो जैसे आगे 200 400 रिक्वेस्ट भेज ली हैं, 400 और भेज लेंगे बस, और क्या होगा? और तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ तक अब आप कोई बात पूछना चाहे तो पूछ लें। पेमेंट की क्लासेस के ऑब्वियसली खत्म होगी तो शुरू होगी ना। एक ही टाइम में मैं 2 क्लासेस तो नहीं कर सकता। तो ये वाली खत्म होगी तो इसके बाद शुरू हो जाएगी वो। तो अब ये जो खत्म होगी तो वो शुरू कर लेंगे हम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई बात कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से और चीज़ों के हवाले से आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन हो ट्रेनिंग के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, तो वो आप लोग पूछ लीजिए। और फिर डेफिनेटली ये अच्छा, ये जो टाइम और डेट है ये आपको कंफर्म हो जाएगी ग्रुप में प्रॉबेबली कल। हम मतलब बाकायदा इसको अपडेट कर देंगे एक्ट के पेज पे भी और ग्रुप में भी कि इस दिन से ये जो कम्युनिकेशन वाली क्लास शुरू हो रही है। तो मीनवाइल जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ये वेट ना करें कि हमें को डेट और टाइम बताया जाएगा, तो उनको जो है ना वो तब हम शुरू करेंगे। जो लोग वाकई ही करना चाहते हैं, और करना तो वैसे सबको चाहिए, उनको चाहिए कि वो मैनेजमेंट से रब्ता करके प्रोसेस फॉलो करके अपनी एनरोलमेंट करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसमें ये होगा कि आप लोगों के लिए फेवर ये की जा सकती है, इफ़ यू आर फेसिंग पेमेंट या पैसों के इश्यूज हैं तो इंस्टॉलमेंट इसमें 2 हो सकती हैं 3-3 हज़ार की, वो भी आपकी कोई 1 वीक या 2 वीक के गैप के साथ। ये एक फेवर मैं दे सकती, ये मैं अपने भी आप पे बात करूँ, अभी मैंने मैनेजमेंट से इसकी अप्रूवल नहीं ली, ये मैं खुद से आपको ये ऑफर दे रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो मोटिवेट रहें। ये ना सोचें कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं अब क्या करूँ, तो मेरे पास पैसे थोड़े हैं तो मैं कैसे करूँगा। तो ये इन चीज़ों को आपने अपने लिए वो रुकावट नहीं बनाना रास्ते की। इंस्टीट्यूट जितना कॉपरेट आप लोगों के साथ कर सकता है वो करेगा, लेकिन डेफिनेटली हर चीज़ की एक प्राइस है, तो प्राइस भी फिर इंस्टीट्यूट को रखनी पड़ती है ताकि लोगों को उन चीज़ की वैल्यू हो।